तो कल जो हमने डिस्कशन किया था उसमें SD-WAN के कंपोनेंट्स तक हमने डिस्कशन कर लिया था। नेक्स्ट डिस्कशन ये था कि जो जितने भी कंट्रोलर्स हैं वो ऑल आर वर्चुअल है, वो फिजिकल अप्लायंस नहीं है और उसको कहीं पर भी होस्ट किया जा सकता है। क्लाउड पर भी किया जा सकता है, किसी फिजिकल हार्डवेयर पर भी किया जा सकता है, अपनी प्रीमिसेस में भी रखा जा सकता है और क्लाउड में भी रखा जा सकता है। उसमें जो वी मैनेजर है, हाउ मैनी वी मैनेजर वी कैन अटैच, कितने अटैच कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू द डॉक्यूमेंटेशन ऑफ द सिस्को वी मैनेजर हम मैक्सिमम 6 लगा सकते हैं। और वी द फंक्शन ऑफ द वी मैनेजर इज दैट कि ये मैनेजमेंट प्लेन को कंट्रोल करेगा, मैनेजमेंट प्लेन को हैंडल करेगा। तो वन वी मैनेजर कैन हैंडल दी 2000 डिवाइसेस, 2000 डिवाइसेस को वो हैंडल कर सकता है, वी एज हो या सी एज हो या दोनों मिलाकर हो। इट मीन्स अकॉर्डिंग टू दी आवर रिक्वायरमेंट अगर हमारी होती है, इफ वी आर डिप्लाई दी 6 वी मैनेजर, तो वो इतनी डिवाइसेस यानी 12,000 12,000 वैन एज डिवाइसेस को हम हैंडल कर सकते हैं। तो अब ये डिपेंड करता है आपकी कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स के ऊपर कितने वी मैनेजर की इसको ज़रूरत है। एक साइड में एक वी एच तो कम से कम होगा ही होगा, मल्टीपल भी वैन एज डिवाइसेस हो सकती हैं। हाउ मैनी वी स्मार्ट वी कैन डिप्लॉय, वी स्मार्ट कितने, वी स्मार्ट का फंक्शन ये बताया गया था कि ये कंट्रोल प्लेन को हैंडल करता है। जितने भी ओवरले नेटवर्क हैं या प्राइवेट एनआईडीज हैं या सर्विस वीपीएन है, हर एक वी एज और सी एज अपनी इंफॉर्मेशन डायरेक्टली एक दूसरे को अपडेट नहीं करते, सिंक नहीं करते, वो सारी अपनी इंफॉर्मेशन वी स्मार्ट को देते हैं। तो जो वी स्मार्ट है, कितने वी स्मार्ट हम लगा सकते हैं, तो अकॉर्डिंग टू दिस इसको मैक्सिमम जो वी स्मार्ट है वो 20 वी स्मार्ट लगाए जा सकते हैं। और एक जो वी स्मार्ट है वो हैंडल कर सकता है इतने कनेक्शन को, 5400 कंट्रोल कनेक्शन को हैंडल कर सकता है। कल हमने दिखाया था कि दो ट्रांसपोर्ट हमने लिए था, MPLS ट्रांसपोर्ट एंड दी विजनेट ट्रांसपोर्ट। हर एक वीएज दो ट्रांसपोर्ट से कनेक्टेड थे। तो जितने ट्रांसपोर्ट से हम कनेक्टेड होंगे लिंक से, उतने कंट्रोल कनेक्शन फॉर्म किए जाएंगे वी स्मार्ट से, जिसको हम थोड़ी देर में भी डिस्कशन करेंगे कि अगर कोई वैनेज डिवाइस के पास अगर 5 ट्रांसपोर्ट कनेक्टेड हैं तो वो वी स्मार्ट से 5 टाइम्स टनल बनाएगा, सिक्योर टनल 5 टाइम्स बनेगी और हर टनल से ओवरले नेटवर्क जो है वी स्मार्ट के पास पहुंचेंगे। इसलिए यहाँ पर जो कंट्रोल कनेक्शन एक डिवाइस जो हैंडल कर सकती है इतने कर सकती है। अब ऐसा हो सकता है कि मल्टीपल साइट्स मौजूद हैं, मल्टीपल डिवाइस हैं, मल्टीपल ट्रांसपोर्ट भी हैं, तो लॉट्स ऑफ आपके पास कंट्रोल कनेक्शन बनेंगे। तो वी स्मार्ट को ज़्यादा बढ़ा दिया गया है, जबकि वी मैनेजर के अंदर कितने भी ट्रांसपोर्ट से आप कनेक्टेड हो जाएं, आप हमारे पास एक ही DTLS टनल बनती है। अगर वी एज या सी एज से मल्टीपल ट्रांसपोर्ट कनेक्टेड हैं तो वी मैनेजर से जो हमारी टनल बनेगी वो केवल एक ही टनल होगी, जबकि वी स्मार्ट से अगर 3 ट्रांसपोर्ट हैं तो 3 टनल्स बनेंगी। तो वी स्मार्ट का ज़्यादा मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे नंबर रखा गया है। 20 जो वी स्मार्ट है, इसका मतलब ये हो गया कि 5400 इसकी अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे 102030 2 4 8 2 5 10 1,08,000 इतने कंट्रोल कनेक्शन बनाए जा सकते हैं। कंट्रोल कनेक्शन को देखने के लिए हम यहाँ देखेंगे एक कमांड होता है शो
कंट्रोल कनेक्शन। लेकिन ये जो कमांड है तब एप्लीकेबल होगा, तब चलाने का इसका आउटपुट आएगा जब हमने सारी डिवाइसेस को ऑन बोर्ड कर दिया होगा, यानी सर्टिफिकेशन हमने अप्लाई कर दिया होगा। तीसरा जो प्ले वो है कंट्रोलर है, दैट इज वी बॉन्ड, जो कि जितनी भी न्यूली अटैच डिवाइस होती हैं वीएच या सीएच या ओल्ड डिवाइसेस हों, उनके लिंक डाउन होने के बाद अप होते हैं, तो ये उन डिवाइसेस को ऑथेंटिकेट करता है। तो 1 मिनट होल्ड करेंगे, जरा कॉल है। तो वी बॉन्ड जो कंट्रोलर है, इसका काम है न्यूली अटैच डिवाइस को या जिन डिवाइसेस का लिंक डाउन होने के बाद दोबारा से अप होकर आएगा, उन डिवाइस को ऑथेंटिकेट करना। तो ऑथेंटिकेशन के लिए वी बॉन्ड जो मैक्सिमम लगाए जा सकते हैं वो 6 वी बॉन्ड हो सकते हैं, और एक वी बॉन्ड एट ए टाइम 1500 कंट्रोल कनेक्शन को हैंडल कर सकता है। ये कंट्रोल कनेक्शन जब हम शो कंट्रोल कनेक्शन कमांड चला के देखेंगे, सेम कमांड वी कैन अप्लाई ऑन दी वी बॉन्ड, तो जब हम इसको चला कर देखेंगे तो ये कनेक्शन डिलीट हो चुका होगा, क्योंकि वी बॉन्ड की जो ऑथेंटिकेशन है जब हो जाती है तो इसने जो टनल बनाई होती है वी बॉन्ड ने, वो टनल आपके पास फिर डिसेबल्ड हो जाती है, उसकी फिर कोई ज़रूरत नहीं रहती। फिर केवल हमें 2 टनल्स ही चाहिए, वी मैनेजर की और वी स्मार्ट के साथ में। ये जब हम अभी लैब करेंगे अगले सैटरडे में तब देखेंगे, क्योंकि आज का जो टास्क रहेगा वो तो इनके ये दोनों भी स्मार्ट और वी बॉन्ड के कंट्रोल कनेक्शन में क्या डिफरेंसेस है? अभी धीरे धीरे देखेंगे, चल के थोड़ा थोड़ा सब्र करें, इट विल टेक टाइम। ये वाला क्वेश्चन अभी 1 घंटे के बाद पूछने के, नोट कर लें कॉपी में, क्या अभी आंसर नहीं दिया है। मैक्सिमम वी कैन अप्लाई दी 6 वी बॉन्ड, तो इसका मतलब ये हो गया कि 15 छिक्का 90, यानी 9,000 कंट्रोल कनेक्शन हम बना सकते हैं। यानी 9,000 डिवाइसेस हों तो हमें इतने वी बॉन्ड की जरूरत पड़ेगी, 6 वी बॉन्ड की। अब इसका जो फंक्शन है, वी मैनेजर का क्या काम है? कल ही बताया था कि जो वी मैनेजर है वो कोई फिजिकल अप्लायंस नहीं है। जैसे पॉलो ऑल्टो की एक फिजिकल अप्लायंस है, FortiGate की एक फिजिकल अप्लायंस है, सिस्को के राउटर की, सिस्को के स्विच की एक फिजिकल अप्लायंस है। इसकी कोई अभी तक फिजिकल अप्लायंस नहीं बनी है। इसको क्लाउड पे या किसी हार्डवेयर के ऊपर डिप्लॉय किया जा सकता है। अगर आप चाहते हैं कि आप कंट्रोलर को इंस्टॉल करें अपनी प्रीमिसेस के अंदर, तो क्या स्पेसिफिकेशन होगी हार्डवेयर की, वो आप आमिर सर से कांटेक्ट कर सकते हैं, वो फिर आपको हेल्प कर सकते हैं। तकरीबन 2-3 घंटे लगते हैं इसको सेटअप करने के लिए। तो वी मैनेजर जो है वो एक वर्चुअल इंस्टेंस है। आप लोगों में से गोविंद राजू के अलावा कौन कौन कल क्लास में मौजूद था? प्रेम सर, मैं भी था। अच्छा, आप भी थे। यस तो सर। कल मैंने डिस्कशन किया था कुछ पुरानी टेक्नोलॉजीज के बारे में, फ्रेमले के बारे में, यस जीआरई सर। के बारे में, डीएमवीपी के बारे में, एमपीएलएस के बारे में।
फिर हमने ये Right, sir. डिस्कशन किया था कि उनका जो सिलेक्शन ऑफ पाथ है वो LMED मैट्रिक पर बेस्ड है। फिर ये डिस्कशन किया था कि अगर कोई पाथ सिलेक्ट हो जाए और उसके अंदर डिलेज, जिटर और लॉस ऑफ द पैकेट्स हो जाएं तो ट्रेडिशनल जो राउटिंग है वो उसको दूसरे राउट पे मूव नहीं करती। फिर ये डिस्कशन किया था कि वहाँ पे हमें सिक्योरिटी, अब अपना माइक बंद कर लीजिए, पीछे से बच्चों की आवाज़ आ रही है। हमें सिक्योरिटी के लिए केयर करने की ज़रूरत नहीं है। सिक्योरिटी का कभी कोई इशू नहीं आ सकता है SD-WAN के अंदर, क्योंकि IPsec बाई डिफ़ॉल्ट इनेबल्ड है। ट्रेडिशनल के अंदर IPsec हम लगाते थे, तो फेज़ 1 अप आया है या फेज़ 2 अप आया है, कौन से नेगोशिएशन पैरामीटर मिसमैच हो गए हैं उनको ढूंढना टफ टास्क था, चूंकि 3-4 पैरामीटर फेज़ 1 में होते थे, 3-4 पैरामीटर फेज़ 2 में होते थे। फिर उसको देखना, नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन, फिर 2 साइट्स नहीं है, मल्टीपल साइट्स मौजूद हैं, तो टाइम भी लगता था ट्रबल शूटिंग में और कॉन्फ़िगरेशन में भी टाइम लगता था। फिर एक चीज़ बताया था कि अगर एक रास्ता सेलेक्ट हो चुका है टू रीच द सेम डेस्टिनेशन NID, और अगर वो लिंक डाउन हो जाता है, एंड इफ वी आर इम्प्लीमेंटिंग द OSPF, EIGRP एंड BGP, तो राउटिंग टेबल के अंदर जो लिंक डाउन होने के बाद सेकंड राउट इंसर्ट होगा, दैट विल डिपेंड अपॉन द EIGRP नेबरशिप, OSPF नेबरशिप और BGP की नेबरशिप पे। जब तक वो एक्सपायर नहीं हो जाता पहले नेवर का टाइमर, तब तक राउटिंग टेल में रूट नहीं आता। इसके लिए एक कॉन्सेप्ट आया था 2005 के अंदर, दैट वाज BFD, बाई डायरेक्शनल फॉरवर्ड डिडक्शन, जिसने इसको विद इन दी सेकंड जो है लिंक को डाउन कर दिया, ताकि उनकी नेबरशिप OSPF EIGRP की डाउन हो जाए और राउटिंग टेबल जो जल्दी से रिकन्वर्जेंस हो जाए। तो ये भी इसके अंदर बाय डिफॉल्ट इनेबल्ड है। तो इससे पता लगा 2-3 चीज़ों से कि जो कॉन्फ़िगरेशन पार्ट बढ़ रहा था, ट्रबल शूटिंग पार्ट बढ़ रहा था, वो ऑटोमेटिकली समराइज हो गया किसके अंदर, SD-WAN के अंदर। बाकी 3 चीज़ों का डिस्कशन किया गया था, कंट्रोल प्लेन का, मैनेजमेंट प्लेन का और डेटा प्लेन का, कि वहाँ पे अगर कॉन्फ़िगरेशन करते हैं कंसोल के थ्रू या कुछ बेसिक इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद रिमोट लॉगिन के थ्रू, तो हमें क्या करना पड़ता है कि हर एक डिवाइस को रिमोटली लॉगिन करना पड़ता है, उसको मैनेज करना टफ टास्क होता है। अगर वहाँ पे कोई ऑपरेटिंग सिस्टम अगर डालना पड़ जाए हमारे को, हर एक राउट, मान लो हमारे पास 10 साइट्स हैं, 15 साइट्स हैं, हर एक का IOS हमें अपग्रेड करना पड़े ट्रेडिशनली, देन व्हाट विल हैपन, हर एक का हम टेलनेट के थ्रू या कंसोल के थ्रू उसका प्रिविलेज लेंगे, फिर उसके अंदर IOS का अपग्रेडेशन करेंगे या पैचेस का अपग्रेडेशन करेंगे। अगर हमने उनकी जो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन है या स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन है, इफ़ यू वांट टू टेक दैट कॉन्फ़िगरेशन, तो हमें TFTP के थ्रू या SCP सिक्योर और कॉपी प्रोटोकॉल के थ्रू, जो TCP के पोर्ट नंबर 22 पे काम करता है, तो या SSH के थ्रू, इनकी अगर हमें बैकअप लेना है, तो एवरी टाइम हर एक डिवाइस के प्रिविलेज मोड पे जाकर हमें वो कमांड आपके पास अप्लाई करना पड़ेगा। अगर हमने लॉग्स अगर देखने हैं इन डिवाइसेस के, तो एक तो लॉग्स आते हैं आपके पास जो कि कंसोल के लॉग्स होते हैं, टर्मिनल लॉग्स होते हैं, तो इनके जो लॉग्स थे वो हर एक डिवाइस पर देखने पड़ेंगे, या उसके लिए एक अलग से कोई हमने कंट्रोलर लगाना पड़ेगा, सिसलॉग सर्वर लगाना पड़ेगा। ये सारी फैसिलिटी vManager में एट ए सिंगल मोमेंट पर की जा सकती हैं, एक सेंट्रल लोकेशन से की जा सकती हैं। तो जो vManager है ये प्रोवाइड करता है सेंट्रलाइज कॉन्फ़िगरेशन, सेंट्रलाइज पॉलिसीज। CCNP गोविंद राजू ने तो किया है, बाकी लोगों ने किया है, 2 लोग हैं ऑनलाइन। जी सर, मैंने भी कर रखा है। जी, तो पॉलिसीज की अगर हम बात करते हैं, फॉर एग्जांपल आपने पढ़ा होगा राउट फिल्टर, CCNP के अंदर राउट फिल्टर जो हम कर सकते थे, वी कैन मेक दी ACL या वी कैन मेक दी प्रीफिक्स, और इसको हम अटैच करते थे डिस्ट्रीब्यूट लिस्ट के साथ में। तो इफ वी आर कॉलिंग द ACL और प्रीफिक्स लिस्ट विद द डिस्ट्रीब्यूट लिस्ट, तो हम राउट की फिल्टरिंग कर सकते थे।
अगर हमारे पास 10 या 15 लोकेशंस होती हैं, साइट्स होती हैं, और उन पे राउट फिल्टरिंग करनी होती है और सेम नेटवर्क को हमने डिनाई करना होता, तो हमने हर एक साइट का प्रिविलेज लेकर उस पर एसीएल बनानी होती, उस पर प्रीफिक्स बनानी होती, डिस्ट्रीब्यूट लिस्ट बनानी होती, इट विल टेक लॉन्ग टाइम। तो इन केस ऑफ द एसडी वैन के अंदर पॉलिसीज भी एक ही सेंट्रल लोकेशन से बनाई जा सकती हैं, और जहां हम पुश करना चाहते हैं वहां पर एक ही हिट के अंदर हम पुश कर सकते हैं, क्योंकि हमें सिर्फ केवल डिवाइस को सिलेक्ट करना होगा कौन कौन सी डिवाइस के ऊपर इस पॉलिसी को पुश करना है। पॉलिसी सिंगल टाइम बनेगी और मल्टीपल डिवाइस को पुश करके उसके ऊपर फॉरवर्ड कर दिया जाएगा, और वो उन डिवाइस का भी ग्रुप बना लिया जाएगा ताकि उसको बार बार सिलेक्ट ना करना पड़े। तो वी कैन कॉन्फ़िगर दी वैन एज डिवाइसेस जो भी हैं, सी एच वी एच सेंट्रलाइज कर सकते हैं, पॉलिसीज भी हम सेंट्रलाइज बना सकते हैं, ट्रबल शूटिंग भी हम सेंट्रलाइज कर सकते हैं, और अगर हमने उसका सॉफ्टवेयर अपग्रेड करना हो तो यहाँ पर वी कैन प्रोवाइड दी सेंट्रलाइज सॉफ्टवेयर अपग्रेडेशन, ये भी हम एक ही जगह से कर सकते हैं। हम अपग्रेड करेंगे इमेज को कहाँ पर, जो भी अपग्रेड करना होगा आईओएस का, वी मैनेजर के अंदर, और वी मैनेजर से सारी डिवाइसेस अटैच्ड होंगी, क्योंकि ये ऑन बोर्डिंग सारी डिवाइसेस होंगी, तो एक ही जगह से हम सारी डिवाइस के ऊपर अपग्रेडेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये फायदा हो रहा है कि सारा काम जो है एक ही सेंट्रल लोकेशन से हो जा रहा है, टाइम कम लग रहा है, पॉलिसीज एक बार बन रही है, उसको पुश किया जा रहा है, ट्रबल शूटिंग एक ही लोकेशंस पे आप कर सकते हो, और वो चीजें विद रेस्पेक्ट टू दी सिक्योरिटी जो आप बनाते आईपी सेक के रेस्पेक्ट में, वो आपको नहीं करना पड़ रहा। वो कॉन्फ़िगरेशन करते तो एडमिन का टाइम ज्यादा लगता, परफॉर्मेंस आपके पास अपग्रेड नहीं होती क्योंकि आपके पास डिले लग रहा था। यहाँ पे कम टाइम के अंदर मैक्सिमम वर्क हम आउटपुट ले सकते हैं, और विद रेस्पेक्ट टू दी ऑर्गेनाइजेशन अगर हम देखें तो वो कम इंजीनियर्स रख कर ये काम करवा सकता है। एक किताब के अंदर मैंने ये पढ़ा कि जहां पर 40 एम्प्लॉइज काम करते हैं और एक महीने में जो काम पूरा हो सकता है, उसी काम को एसडी वैन विद इन ए वीक और 4-5 लोगों की मदद से यानी एम्प्लॉय से कर सकता है। तो इतना आप कटिंग कर सकते हैं। तो एक तरफ अगर देखा जाए तो ड्रॉबैक भी है, और दूसरी तरफ कंपनी के प्रोस्पेक्ट से देखा जाए तो उसका काम बहुत तेजी के साथ में हो रहा है। ये जो वी मैनेजर है, ट्रांसपोर्ट की कनेक्टिविटी कल बता दी गई थी, ये वी एज है और ये सी एज है। जब इनके अंदर सर्टिफिकेशंस अप्लाई कर दिए जाएंगे, वी मैनेजर के अंदर जब सर्टिफिकेशन अप्लाई कर दिए जाएंगे, तो ये जो डिवाइसेस हैं, जो वैन एज डिवाइसेस हैं और जो कंट्रोलर हैं, ये क्या करेंगे, आपस में एक ऑटोमेटिकली सिक्योर टनल बनाएंगे, जो हम शो कंट्रोल कनेक्शन से देखेंगे। जो टनल बनेगी वो आपके पास DTLS टनल होगी, सिक्योर टनल होगी। इसका भी हमने कोई भी पैरामीटर सेट नहीं करना है, ये सब कुछ बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिकली है। DTLS टनल बनेगी, और इस DTLS टनल के अंदर एक प्रोटोकॉल जिसका नाम होगा NET नेट CONF नेट कॉन्फ। हम केवल इतना करेंगे कि इंटरफेस पर जाकर हम ये लिखेंगे अलाउ सर्विस नेट कॉन्फ, यानी इसके जो इंटरफेस होगा, जो भी ट्रांसपोर्ट से कनेक्टेड होगा, वहां पर हम केवल लिखेंगे अलाउ सर्विस नेट कॉन्फ। इसके अलावा कोई भी पैरामीटर्स हम नेट कॉन्फ का सेट नहीं करेंगे। नेट कॉन्फ क्या है, क्या करता है? नेट कॉन्फ जो है एक प्रोटोकॉल है, इसका जो फुल फॉर्म है दैट इज नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल, ये इसका नाम है, और इसका फंक्शन ये होता है कि वॉट एवर दी कॉन्फ़िगरेशन, जो भी आपने कॉन्फ़िग यहाँ पे की है, उस कॉन्फ़िग को आप वी मैनेजर पे करते हैं एक बार, और जितनी भी मल्टीपल डिवाइसेस हैं, नंबर ऑफ VH और CH, ये कॉन्फ़िगरेशन इस नेट कॉन्फ प्रोटोकॉल के थ्रू पुश की जाती है यहाँ पर। तो ये कॉन्फ़िगरेशन पुश की जाएगी
from the V manager towards the V edge और C edge with the help of the netconf। और netconf जो प्रोटोकॉल है ये IETF इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स ने बनाया था। हमें केवल इतना सा टर्म लिखना है, कोई भी पैरामीटर इसका हमने सेट नहीं करना है। अब अगर किसी को शौक हो पढ़ने का, ज्यादा पढ़ने वाला कोई हो, तो वो चाहे तो एक टर्म होता है RFC का, नाम सुना होगा आपने, सुना है किसी ने RFC का नाम? RFC पढ़ी है कभी? हाँ जी, गोविंद राजू, प्रेम। Yes, yes, it's request for RFC change. रिक्वेस्ट फॉर कमेंट्स। Okay. तो रिक्वेस्ट Sorry. और जो कमेंट्स है ये एक ओपन फोरम है IETF का, जहां पे हर एक प्रोटोकॉल्स का एक वाइट पेपर, जिसको आप डॉक्यूमेंटेशन या रिसर्च पेपर बोल सकते, वहां से आप रीड आउट कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल RFC 1918, ये RFC प्राइवेट NID के लिए रिजर्व्ड है, बट हमें सिर्फ प्राइवेट NID में हम कितना पढ़ते हैं? हम सिर्फ इतना पढ़ते हैं कि क्लास A के अंदर 1000/8, क्लास B 172/16 से लेके 172/31/12 एंड क्लास C 192/168/00/16। सिर्फ हमें इतना याद है उस RFC में से। बट ये RFC तकरीबन जो है मोर देन 100 पेज की RFC है। किस कौन कौन इसके अंदर जिन्होंने ये थीसिस लिखी, कौन कौन इन्वॉल्व रहे, क्या क्या मॉडिफिकेशंस किया गया, तो ये सारी चीजें वहां से हम पढ़ सकते हैं। तो इसकी जो नेटकॉन्फ है, इसकी जो RFCs हैं वो 2 RFCs हैं, 4771 एक RFC है और एक 6241 RFC है। वहां से जाके इसके बारे में पढ़ा जा सकता है, बट नोबडी विल आस्क अबाउट दी RFC। ये तब पढ़ने की जरूरत है जब आप कोई प्रोटोकॉल डिजाइनिंग कर रहे हो या आप MS इन नेटवर्किंग कर रहे हो, तो जाके इसकी जरूरत पड़नी है। अप टू दी जिस लेवल पे आप और हम काम कर रहे हैं, उस पे हमें इसको इम्प्लीमेंट करने की कभी जरूरत ही नहीं। जैसे आपके पास OSPF आप देखते हैं, तो OSPF के 2 फेज हैं, एक कोर बेस होता है और एक प्रोडक्ट बेस होता है। हम जितना भी पढ़ते हैं वो प्रोडक्ट बेस पढ़ते हैं, जस्ट इम्प्लीमेंटेशन पढ़ते हैं, बट उसके पीछे जो एल्गोरिथम चल रही हैं उन पे हम काम नहीं कर रहे होते हैं। वो तो एक्सपर्ट ने बना के दे दिया, हमें तो उसकी कमांड लाइन दे दी जाती है, उस कमांड लाइन पे हम काम कर रहे होते हैं, उसके पीछे जो प्रोग्रामिंग चल रही है उस पर हम वर्क नहीं करते हैं। तो ये जो प्रोटोकॉल है नेटकॉन्फ, ये सिर्फ हमें इतना सा लिखना है और ये ऑटोमेटिकली काम कर रहा होगा। और ये भी तब हमें लिखना है जब कोई ऐसा इंटरफेस हम चूज करें ट्रांसपोर्ट के लिए, क्योंकि बाय डिफॉल्ट होता क्या है कि जब हम शो रन में जाएंगे, व्हेन विल अप्लाई द शो रनिंग कमांड ऑन द V edge और C edge, तो हम देखेंगे कि वहां पर VPN 0 ऑलरेडी बना है, यानी एक VRF ऑलरेडी बनी होगी, एंड इनसाइड दी VPN 0 एक ट्रांसपोर्ट इंटरफेस ऑलरेडी अप्लाई कर रखा होगा, ऑलरेडी डिप्लॉय किया होगा VPN 0 के अंदर, और उसके अंदर ये प्रोटोकॉल बाय डिफॉल्ट लगा होगा। लेकिन इफ यू वांट टू चूज दी अनदर इंटरफेस, सेकंड ट्रांसपोर्ट थर्ड करना चाहती हैं, देन हमें देना पड़ता है, अदरवाइज ये भी बाय डिफॉल्ट ही इनेबल्ड होता है। तो एक पार्ट था कॉन्फ़िगरेशन। इफ यू वांट टू दी बेसिक कॉन्फ़िगरेशन, तो हमें V मैनेजर की जरूरत है। लेकिन जैसे मैंने ये कहा कि पॉलिसीज बनाना चाहते हैं, तो अगर आप पॉलिसीज बनाना चाहते हैं तो पॉलिसीज भी यहां पर ही बनेंगी, लेकिन पॉलिसीज वी कैन नॉट पुश डायरेक्टली। पॉलिसीज के लिए आपके पास यहां पर V स्मार्ट होना चाहिए। V स्मार्ट और V मैनेजर के बीच में भी ऑटोमेटिकली DTLS टनल बनेगी, और DTLS जो टनल है वो डेटाग्राम ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी है। ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी है, और इसकी जो RFC है वो 6347 है। इसका भी हमने कोई पैरामीटर सेट नहीं करना है, सब कुछ ऑलरेडी कॉन्फ़िगर्ड है, जैसे IPsec भी ऑलरेडी कॉन्फ़िगर्ड है। और इसके बारे में भी कोई नहीं पूछेगा कि DTLS के अंदर क्या पैरामीटर्स हैं, क्योंकि ये तो आपने कुछ सेट करने ही नहीं है SD-WAN के अंदर, मैनुअली टनल आपने कुछ बनानी नहीं है। तो जो पॉलिसी है, पॉलिसी जब आप बनाएंगे, दैट विल फर्स्ट पुश टूवर्ड्स दी, पॉलिसी बनाने के बाद पॉलिसी डायरेक्टली नहीं होगी, ये पॉलिसी V मैनेजर पे कॉन्फ़िगर होने के बाद इट विल पुश टू दी V स्मार्ट, यहां पर पुश किया जाएगा। और यहां पर पुश करने के लिए इट्स मैंडेटरी कि यहां पर नेट कॉन्फ प्रोटोकॉल चला होना चाहिए।
when you will push the configuration policy towards the V Smart, अब V Smart की ड्यूटी है कि इसके अंदर पहले से टनल बनी होनी चाहिए, यानी V Smart और V Edge और C Edge के अंदर यहाँ पर टनल्स बनी होंगी और ये भी DTLS टनल होंगी। और ये फिर जो कॉन्फ़िगरेशन पॉलिसी जो आपने कॉन्फ़िगर किया है ऑन दी वी मैनेजर के ऊपर और इसको यहाँ पुश किया गया है, ये इसको रिफ्लेक्ट कर देगा इसके पास, तो पॉलिसी वी स्मार्ट की तरफ पुश होगी। तो जब हम लैब आपको करवाएंगे और पॉलिसी बनाएंगे तो पॉलिसी हम यहाँ पे बना देंगे और पॉलिसी को हम पुश करेंगे। यू विल गेट वन एरर मैसेज कि आपने वी स्मार्ट कॉन्फ़िगर्ड नहीं किया है, दैट्स व्हाई वी कैन नॉट पुश द पॉलिसी टुवर्ड्स द वी एज और सी एच। फिर हम इसको कॉन्फ़िगर करेंगे ताकि हम ये दिखा सकें कि इफ समबडी इज नॉट कॉन्फ़िगर्ड द वी स्मार्ट तो पॉलिसी पुश नहीं हो सकती है, बेसिक कॉन्फ़िगरेशन पुश हो जाती है। तो वी मैनेजर का जो फंक्शन है वो है कॉन्फ़िगर करना, चाहे बेसिक हो या एडवांस या पॉलिसी लेवल हो। कॉन्फ़िगरेशन जो जाएगी वो डायरेक्टली वी एज सी एच पर चली जाती है, लेकिन पॉलिसी जब बनाते हैं तो पॉलिसी डायरेक्टली नहीं जाती है। पॉलिसी फिर दो तरह की पॉलिसीज वहाँ पे बनती हैं। ये पॉलिसीज दो तरह की बनती हैं, एक डेटा पॉलिसी बनती हैं और एक कंट्रोल पॉलिसीज बनती हैं। अब जब जैसे फॉर एग्जांपल राउट फिल्टरिंग है, तो राउट फिल्टरिंग के अंदर हम क्या करते हैं, राउट फिल्टरिंग के अंदर हम नेटवर्क आईडी को या तो अलाउ करते हैं या नेटवर्क आईडी को डिनाई करते हैं। यानी राउटिंग टेबल में जो नेटवर्क आईडी आ रही है उसको हम स्टॉप करना चाहते हैं, यानी राउट की फिल्टरिंग करना चाहते हैं। एक होता है पैकेट फिल्टरिंग कि आप ACL को अप्लाई करते हैं इंटरफेस के ऊपर, तो इन दैट केस आपकी राउटर की राउटिंग टेबल से नेटवर्क आईडी एग्जिट नहीं होती है, वो राउटिंग टेबल में प्रेजेंट रहती है, केवल उसका ट्रैफिक प्रिवेंट किया जाता है। तो वो जो होता है वो डेटा फिल्टरिंग कहलाएगा। अगर लेट से किसी एक राउटर से दूसरे राउटर पे टेलनेट हो रहा था और टेलनेट को अगर हम स्टॉप करते हैं तो वो किसके अंडर में आएगा, डेटा ट्रैफिक के अंडर में आएगा। और अगर किसी नेटवर्क आईडी को स्टॉप करना चाहते हैं तो किसके अंदर आएगा, कंट्रोल पॉलिसी के अंदर आएगा। तो ये जब पढ़ेंगे धीरे धीरे तो इंशाल्लाह धीरे धीरे ये समझ में आता रहेगा। तो फिलहाल वी मैनेजर को ये समझना था वो करता क्या है, और ये सारी चीजें तब परफॉर्म होंगी जब सर्टिफिकेशंस वगैरह पढ़ जाएंगे। अभी तो एक थ्योरेटिकल पार्ट चल रहा है। वी बॉन्ड का क्या फंक्शन है, वी स्मार्ट का क्या फंक्शन है, वी बॉन्ड की तरफ चलते हैं। वी मैनेजर, वी बॉन्ड, वी स्मार्ट, वी एज, सी एज। जितनी भी न्यू वी एज या सी एज डिवाइसेस आती हैं, आज हम इसकी कॉन्फ़िगरेशन करेंगे आपके सामने। जब इसको कॉन्फ़िगर किया जाता है तो इसके ऊपर यहाँ पर एक इंटरफेस जो कि ट्रांसपोर्ट से कनेक्टेड होगा, गिग 0, इस इंटरफेस के ऊपर हमने एक आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर करना होता है और एक राउट भी लिखना होता है। और जनरली जो राउट होता है वो डिफ़ॉल्ट राउट लिखा जाता है। इस डिवाइस के ऊपर इस डिवाइस की एक आइडेंटिटी, जैसे OSPF में आपने पढ़ा होगा RID, राउटर आईडी कितने बिट्स की होती है, हाउ मेनी बिट्स, 32 bits. 32 इन वर्जन 4 और वर्जन 6, Version 4. और वर्जन 6 में Version 6 में might be it should be 64 bit. 128 bits, sir. Either वर्जन 4 में भी और वर्जन 6 में भी, इन बोथ दी कंडीशन no आईडी 32 128. बिट की होती है। Okay. राउटर आईडी
32 बिट की होगी दोनों। दोनों ही केस में है। हम्म, करेक्ट। इसका मतलब Okay, ये sir. है कि IPv6 मैंने देखा नहीं इसका मतलब ये है कि IPv6 nobody have configured the IPv6 on the router है। Right, sir. नो नो और IPv6 वाज कब आया था? I have configured 1999 but के it will अंदर, take automatic. 1999 के अंदर IPv6 आया था। और मैंने भी इस पे थॉरोली स्टडी किया था, जो एक बड़ी मोटी मैंने कॉपी बनाई थी इसकी। 2009 में मैंने IP वर्जन 6 पढ़ लिया था, और अभी तक IP वर्जन 6 के बारे में कोई स्पेसिफिक कोर्स सिस्को ने डिजाइन नहीं किया है। आई थिंक जिस दिन सिस्को ये डिजाइन कर लेगा CCNA एंड CCNP विद IPv6 ओनली, तो लोग शायद 6 पढ़ना शुरू करें। मैं 2009 में पढ़ चुका हूँ, मुझे भी पढ़े हुए बहुत साल हो गए। बट मैं पढ़ा रहा होता हूँ। आई एम टेकिंग द क्लासेस ऑफ द ENT और नहीं CCN। ऑन दैट केस होता क्या है सर, जैसे हमने IPv6 भी रहता है और मतलब IPv4 और IPv6 है, तो पता नहीं लग पाता है। वो 32 बिट के लिए लेता है। तो सेम IP को IPv6 में यूज हो जाता है। तो इसलिए मुझे कॉन्फ़िगर करने का मौका नहीं मिला, मौका ही इसीलिए नहीं मुझे मिलता आइडिया है। ये चीजें हैं। ओके, तो इन केस ऑफ द VH और CH हम IP एड्रेस डिफाइन करेंगे, रूट डिफाइन करेंगे, और यहाँ पर हम एक टर्म होगा SYS, सिस IP, यानी सिस्टम IP। ये सिस्टम IP जो होगा ये 32 बिट्स का होगा। ये हम डिफाइन करेंगे मैनुअली। जैसे प्रैक्टिकल सिनारियो में राउटर आईडी को मैनुअली डिफाइन करना जरूरी है। अगर प्रैक्टिकल सिनारियो में आप राउटर आईडी मैनुअल डिफाइन नहीं करते हैं, एंड इफ यू आर इम्प्लीमेंटिंग द OSPF, तो वहां पर एक बहुत बड़ा इशू पैदा हो सकता है इन केस ऑफ द वर्चुअल लिंक। क्योंकि वर्चुअल लिंक के अंदर हम RID को कॉल करते हैं, और अगर राउटर डाउन हो जाए और अप होकर आ जाए, तो मे बी दी चांसेस कि RID चेंज हो जाए, कोई IP एड्रेस वहां पे डाउन हो, या कोई IP एड्रेस कोई एक्स्ट्रा डाल दिया गया हो, तो RID अगर चेंज होगी तो वर्चुअल लिंक फेल हो जाएगा। इसलिए रिकमेंडेड है कि RID हमेशा मैनुअली ही पड़ी होनी चाहिए। तो दैट इज दी सिस्टम IP जो है, दैट इज इक्वलेंट टू दी RID के है। इसके ऊपर एक RID डिफाइन किया जाएगा। हर एक VH CH या कंट्रोलर्स, यानी जितनी भी डिवाइसेस हैं फिजिकल या लॉजिकल, in case of the SD-WAN, each device have the system IP, और वो रिकॉग्नाइज की जाती है जब हम देखते हैं शो कंट्रोल कनेक्शन में या शो OMP पीयर के अंदर। तो हमें ये जैसे OSPF में शो IP OSPF नेबर जब हम देखते हैं, तो नेबर में इंटरफेस IP नहीं होता। नेबर में क्या होता है? RID होती है उस डिवाइस की। हाँ, अगर एक ही इंटरफेस है तो जाहिर सी बात है सेम ही RID होगी और सेम ही इंटरफेस IP होगा। तो यहाँ पर एक सिस्टम IP को डिफाइंड करना कंपलसरी टास्क है। दूसरा टास्क, एवरी डिवाइस को, जो भी डिवाइस होगी VH और CH, हमारे पास 3 कंट्रोलर्स हैं, vBond, vManager और vSmart। हर एक WAN एज डिवाइस को केवल vBond का IP एड्रेस ही मालूम होगा, और किसी दूसरे कंट्रोलर का IP एड्रेस नहीं पता होगा। जब कभी भी यू विल टेक द सॉल्यूशन ऑफ द SD-WAN, आपने उस वेंडर से जब SD-WAN का सॉल्यूशन लेना होगा, तो vBond का IP एड्रेस मैप किया जाएगा, एसोसिएट किया जाएगा, लिंक किया जाएगा ऑर्गेनाइजेशन नेम के साथ में। ऑर्गेनाइजेशन नेम, हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन नेम है वो NCP नेटवर्क है। NCP नेटवर्क, अगर इसमें से एक लेटर भी छोटा या बड़ा हो गया तो फिर काम नहीं होगा। NCP नेटवर्क ये हमें डालना पड़ेगा हर एक WAN एज डिवाइस पे जब हम बेसिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, क्योंकि बेसिक कॉन्फ़िगरेशन CLI के थ्रू ही की जाएगी। ये सारी कॉन्फ़िगरेशन हम आज आपके सामने CLI के थ्रू ही करेंगे। तो हर एक ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर, हर एक VH एंड CH के ऊपर यू विल अप्लाई दी vBond IP एड्रेस मैनुअली, यू विल अप्लाई दी ऑर्गेनाइजेशन नेम, यू विल अप्लाई दी सिस्टम IP, ये अपने अप्लाई करना पड़ेगा। और किसी का माइक खुला है बंद कर लें, माइक्रोफोन बंद कर लें।
प्रेम भाई माइक का ध्यान रखें। इफ यू आर टेकिंग दी ऑनलाइन क्लासेस, बीच में अगर पीछे शोर हो रहा है तो उसको ऑफ कर दिया सर कर। मेरा तो म्यूट है सर। अब मैंने बंद किया, आपने नहीं, मैंने बंद किया है। मैंने बंद किया अपने साइड से, अभी खुला था। तो मैं ये डिस्कशन कर रहा था कि मैनुअली यू विल डिफाइन दी RID यानी सिस्टम IP, you will define the vBond का IP एड्रेस, you will define the organization name, और एक टर्म होता है साइट ID। जैसे OSPF में कॉन्सेप्ट है किसका, एरिया का कॉन्सेप्ट है, एरिया इज अ लॉजिकल बाउंड्री। ऐसे ही इन केस ऑफ द SD-WAN हर एक डिवाइस किसी ना किसी साइट ID से बिलोंग करेगी। साइट ID 2 की पावर 32 होती है। वी कैन टेक एनी वैल्यू। तो यहाँ पर साइट ID में से ये वैल्यू होना चाहिए आपके पास। अगर दो डिवाइसेस की साइट ID सेम है तो उनके बीच में IPsec टनल नहीं बनती है। अगर अलग अलग ब्रांचेस अगर आपने रखी हैं, एक दुबई ब्रांच है, एक चाइना ब्रांच है, और दोनों की साइट ID अगर सेम हो गई तो इसका मतलब वो एक ही ID के अंदर मौजूद है, एक ही एरिया के अंदर मौजूद है। जैसे फॉर एग्जांपल OSPF में एक राउटर आपने यूपी में रख दिया, उत्तर प्रदेश में, एक राउटर आपका चाइना में, एक राउटर आपके पास थाईलैंड में, अलग अलग फिजिकल लोकेशन पे। बट अगर एरिया 0 में रखते हैं तो एक लॉजिकल बाउंड्री एरिया 0 की वहां पे बनी हुई है। तो ऐसी ही साइट ID आपने देना पड़ेगा। और एक टर्म होगा टाइम जोन, किस टाइम जोन के अंदर आप आते हैं। इतने पैरामीटर्स हमने डिफाइन करने पड़ेंगे। होस्ट नेम बाय डिफॉल्ट कुछ नहीं होता है, आपने होस्ट नेम रखना है। सिस्को के रूटर में भी रखते हैं रिकॉग्निशन के लिए, वहां पे भी रखते हैं। अगर नहीं रखेंगे तो आपके लिए यूजर फ्रेंडली नहीं होगा। उसने तो अपनी आइडेंटिफिकेशन यहाँ से पिकअप कर ली है सिस्टम IP से। जो मैंडेटरी पार्ट है जो बताने के लिए ज़रूरत था वो ये था कि vBond का IP एड्रेस और ऑर्गेनाइजेशन नेम, जब कोई भी न्यू एज डिवाइस आएगी तो उसके पास केवल ये एड्रेस होगा, ऑर्गेनाइजेशन नेम, और ये राउट होना चाहिए कहाँ जाने के लिए, इस vBond पे जाने के लिए। इसके अंदर ऑलरेडी प्रोग्राम्ड होगा। जैसे कि आप जब एक नया लैपटॉप लेकर आते हैं, आज की डेट में इसके अंदर OS पड़ा होता है, डालना पड़ता है जब लैपटॉप लेकर आते हैं तो। हाँ जी, आप लैपटॉप परचेस करके लाते हैं तो OS पड़ा होता है उसके अंदर। जी, आवाज आ रही मेरी? मेरी आवाज जी किसी जी को नहीं? जी 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 तो पड़ा ऑलरेडी होता है। आज की डेट में पड़ा होता है। विंडो अगर हम उसकी बात करें डेस्कटॉप की तो उसमें डालना पड़ता है, ठीक है ना, बना सब अटैच करना पड़ता है। बट लैपटॉप में जनरली पढ़कर आता है। कौन सा विंडो था हमारे पास? अगर आपके घर पर ऑलरेडी इंटरनेट कनेक्शन है, लेट्स से दैट इज दी मॉडेम राउटर है, एंड मॉडेम राउटर इज कनेक्टेड टू दी किसी ISP से कनेक्टेड है, और ये वाईफाई भी है। तो लैपटॉप आप जब ऑन करते हैं तो इस लैपटॉप को IP एड्रेस मिल जाता है ऑटोमेटिकली या मैनुअली डालना पड़ता है? बाय डिफॉल्ट TCP IP विजार्ड किस पर होता है, ऑटोमेटिकल पर या मैनुअल के ऊपर? ऑटोमेटिक के ऊपर। ऑटोमेटिक सर। ऑटोमेटिक के ऊपर। यानी हम ये कह सकते हैं कि हमने इसके ऊपर कोई कमांड नहीं डाला, इसको एक IP एड्रेस मिल गया, इसको एक मास्क मिल गया, इसको एक गेटवे मिल गया, इसको एक DNS मिल गया, और जब ये मिल गया तो इसकी कनेक्टिविटी ऑटोमेटिकली इंटरनेट से हो जाती है। राइट, ऐसा ही होता है। इसका मतलब इसके जी अंदर एक जो प्रोसेस होता है जिसका नाम होता है DORA, डोरा प्रोसेस है, DSCP, DSCP डिस्कवर, DSCP ऑफर, DSCP रिक्वेस्ट एंड DSCP एक्नॉलेजमेंट। ये प्रोग्राम ऑटोमेटिकली इनबिल्ट होता है बूट स्ट्रैप का। जैसी डिवाइस ऑन होगी वो डिमांड करेगी मुझे IP एड्रेस चाहिए, मास्क चाहिए, गेटवे चाहिए, DNS चाहिए, और ये प्रोसेस होता है और उसको एक IP एड्रेस मिल जाता है।
इन द सेम फैशन इन केस ऑफ द वी एज और सी एज के अंदर ऑलरेडी एक प्रोग्राम इनबिल्ट है कि जब कभी भी वो डिवाइस ऑन होकर आएगी, उस डिवाइस के पास वी बॉन्ड का आईपी एड्रेस जो हम मैनुअली डाल देंगे, ये रूट हम लिख देंगे, तो ये डिवाइस अपना इंट्रोडक्शन इससे करेगी, अपने आप को क्या करेगी, यहाँ पे रजिस्टर करना चाहेगी। तो जब ये अपने आप को रजिस्टर करना चाहेगी किसके ऊपर, वी बॉन्ड के ऊपर, क्योंकि और किसी कंट्रोलर को ये डिवाइस जानती नहीं है, बिकॉज वी हैव डिफाइन दी आईपी एड्रेस। और ये जो वी बॉन्ड का आईपी एड्रेस और ऑर्गेनाइजेशन नेम है, इसको आपने सिस्को से जब आप सॉल्यूशन लेते हैं तो सिस्को आपको डॉट विप्टेला या फाइल या आपके पास प्रोविजनिंग फाइल जिसके अंदर क्या चीज मौजूद होता है, उसके अंदर हम सिस्को से रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें, चूंकि SD-WAN का सेटअप बनाना है, तो हमें क्या चाहिए, हमें वर्चुअल सीरियल नंबर चाहिए। क्योंकि फिजिकल अगर डिवाइस होती है तो फिजिकल सिस्को के हार्डवेयर अगर आपने देखे होंगे तो उसके बैकएंड पे उसका सीरियल नंबर और चेसी नंबर लिखे होते हैं, देखे किसी ने? सिस्को की डिवाइस अगर आपने हार्डवेयर Yes, sir. उस पर लिखे होते हैं, लेकिन वर्चुअल जो डिवाइस है उसके लिए हम क्या करेंगे, सिस्को को रिक्वेस्ट करेंगे कि हमें इतनी VH चाहिए और इतनी CH की डिमांड है, एंड इतने हमें वर्चुअल सीरियल नंबर हमें चाहिए और हमें टोकन नंबर चाहिए। ये हम सिस्को से ऑलरेडी ले चुके हैं, एंड वी हैव 27 डिवाइसेस के कीज, जिसको आप बोल सकते हैं, ये हमारे पास अवेलेबल है। बिना इस कीज के SD-WAN की लैब परफॉर्म नहीं हो सकती है। जब आप ऑनलाइन रैक रेंटल लेते हैं SD-WAN के लिए, तो वो आपको डिवाइस तो देता है लेकिन वो आपको कीज प्रोवाइड नहीं करता, क्योंकि कीज के लिए एक डोमेन नेम रजिस्टर्ड होना चाहिए, जो जर्नल स्टूडेंट के पास नहीं होता, वो किसी ऑर्गेनाइजेशन के पास होता है। तो ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं, और वहां से 27 जो कीज हैं जो VH और CH की हैं, इसको हम चाहें तो डायरेक्टली भी सिंक कर सकते हैं, और अगर हम चाहें तो इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। यानी इसको सिस्को की साइट से डॉट विप्टेला को डायरेक्टली हम यहाँ पर वी मैनेजर पे सिंक कर सकते हैं, डायरेक्ट भी इसको हम सिंक कर सकते हैं, और हम ये भी कर सकते हैं कि हम अपने लैपटॉप के अंदर इसको यहाँ पे डाउनलोड कर लें, जैसे हमने अपनी मशीन में डाउनलोड करके रखा हुआ है, और फिर हम इस वी मैनेजर के अंदर अपलोड कर दें। क्योंकि जितना भी वर्क होना है वो वी मैनेजर के थ्रू ही होना है, ये हमारा मेन ब्रेन यही है। तो जिन डिवाइसेस को हम अपनी साइट पर डिप्लॉय करना चाहते हैं, उनके वर्चुअल सीरियल नंबर और उनके टोकन नंबर यानी उनकी कीज ऑलरेडी हमारे पास मौजूद होती हैं। डायरेक्टली हम सिंक कर सकते हैं वी मैनेजर में, या आप उसको लैपटॉप पे डाउनलोड करके इसके पास अपलोड कर देते हैं। जब आप इसके पास अपलोड कर देते हैं तो तीनों जो ये कंट्रोलर्स हैं, ये आपस में भी DTLS टनल बनाकर रखते हैं। जैसे ही इस फाइल को हम यहाँ पे अपलोड करते हैं, तो ये डिवाइस जो कि वी मैनेजर है, VH और CH की रिक्वेस्ट आने से पहले ही हमने वी मैनेजर को ये फाइल अपलोड कर रखी होती है, और ये फाइल इसने इसको भी बता रखी होती है डॉट विप्टेला के बारे में, और ये इसने वी बॉन्ड को ही बता रखा होता है डॉट विप्टेला के बारे में। ये जब हम लैब करेंगे तो आपको अंडरस्टैंड हो जाएगा कि हमने जो फाइल वी मैनेजर पे अपलोड की होगी, वो फाइल वी स्मार्ट के पास भी चली गई है, और वो फाइल कहाँ चली गई है, वी बॉन्ड के पास भी चली गई है। जब ये न्यू डिवाइस हम कॉन्फ़िगर करेंगे, उसके अंदर सिस्टम IP, वी बॉन्ड का IP, ऑर्गेनाइजेशन का नेम, और उसके अंदर ये जो कीज हम डाल देंगे। जब ये डिवाइस यहाँ पर पहुंचेगी,
इस वी बॉन्ड के पास, तो इसके पास ऑलरेडी एक लिस्ट होगी 27 डिवाइस की जो हमने ले रखा है, आपने जितना भी लिया होगा। ये आने वाली डिवाइस के ये कीज जो हमने यहाँ पर मैनुअली यहाँ पर एंटर किया है, ये आपने मैनुअली एंटर करना पड़ेगा। जो वर्चुअल चेसी आपने नंबर लिए हैं, जो आपने यहाँ पर लिया है, ये जब आप एंटर करेंगे और ये डिवाइस अपने आप को यहाँ रजिस्टर करेगी ऑटोमेटिकली प्रोग्राम के थ्रू, तो वी बॉन्ड विल चेक दी वर्चुअल सीरियल नंबर और टोकन नंबर इन दिस लिस्ट। क्या इसकी लिस्ट के अंदर एंट्री एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है? नहीं करती तो जाहिर सी बात है रजिस्टर्ड नहीं होगा। अगर करती है तो उसका रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। लेकिन इसके साथ में हमें 2-3 चीजें और चाहिए। CA का मतलब होता है सर्टिफिकेट अथॉरिटी, एक टर्म होता है CSR साइनिंग रिक्वेस्ट, और एक होता है ID सर्ट। इन 3 चीजों को एक सिंपल लैंग्वेज में अंडरस्टैंड करें, फिर टेक्निकली लेकर आते हैं। एक न्यू बॉर्न बेबी है जो आपके घर पर पैदा हुआ है। हस्बैंड को और वाइफ को दोनों को ये मालूम है कि ये हमारा बच्चा है। हस्बैंड और वाइफ का पासपोर्ट बना हुआ है। इस बच्चे को वो हिंदुस्तान से बाहर लेके जाना चाहते हैं। इसका पासपोर्ट बना हुआ नहीं है। क्या ये बच्चा जा सकता है बाहर? जी, हाँ चला जाएगा सर। मतलब बच्चे का पासपोर्ट नहीं है, चला जाएगा? यस सर, वो तो न्यू बॉर्न बेबी है ना सर, तो वो उस केस में तो अच्छा, वो ये तो आपने नई बात बताई मेरे को यार। नहीं आज सर, मुझे पता नहीं है। ये कौन बता रहा है? प्रेम? यस सर। आंसर यही होना था, नहीं पता है। एक्चुअली अच्छा, सर न्यू बॉर्न के केस में मतलब मेरे हिसाब से होना चाहिए सर, क्योंकि बाकी मुझे पता नहीं है, कंफर्म नहीं है। अच्छा, क्या इस बच्चे का अकाउंट खुलवा सकते हो आप बैंक के अंदर? नहीं, कुछ भी नहीं खुलेगा सर। कुछ भी नहीं होना, इस बच्चे का कुछ भी नहीं हो सकता है। इस बच्चे का दाखिला हो सकता है किसी आपके पास स्कूल के अंदर बिना बर्थ सर्टिफिकेट के? वो भी नहीं होगा। वो भी नहीं हो सकता, जबकि ये बच्चा आपका ही है। कोई सरकारी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो ये मानने के लिए तैयार है बच्चा आपका है, नहीं जबकि सर, वो हस्बैंड तो भी हिंदुस्तानी है, वाइफ भी हिंदुस्तानी है। कोई तैयार है मानने के लिए? कोई भी तैयार नहीं है। तो आप क्या करते हैं कि अपने ही बच्चे के लिए, अगर आप गांव में रहते हैं तो आप क्या करते हैं कि अगर आप अनपढ़ भी हैं तो आप क्या करते हैं, एक प्रार्थना पत्र लिखवाते हैं यहाँ पर। और जो आपका जो गांव में प्रधान होता है, उसका जो मुंशी होता है या जो बंदा होता है कचहरी वगैरह में, उसका वो आपके कहे अनुसार, आपको पता भी नहीं क्या लिख रहा है, आप जो बोलते हो उसके अकॉर्डिंग वो लिख देता है यहाँ पे। और इसके ऊपर एक स्टैंप लगा दी जाती है। आपने जो लिखा कि हमारा नाम ये, वाइफ का नाम ये, हमारा नाम ये है और बच्चे का नाम ये, इस डेट में पैदा हुआ है, यहाँ के रहने वाले हैं, ये जब आप लिख के देते हैं, तो क्या वो बच्चे को घर देखने आते हैं आपके कि बच्चा पैदा हुआ है वाकई कि नहीं हुआ? या बच्चा लेकर जाते हो आप गवर्नमेंट ऑफिस के अंदर, ये हमारा बच्चा है? हाँ जी, इसमें से कुछ भी नहीं करते हो आप एक डॉक्यूमेंट के ऊपर केवल कुछ इन्फॉर्मेशन देते हैं। दिल्ली वाले शहर में तो आप ये कह सकते हो कि डिलीवरी अगर किसी हॉस्पिटल में हुआ है तो दे आर प्रोवाइडिंग दी एक पेपर प्रोवाइड कर रहे हैं, उसको फिर हम उसको सबमिट करते हैं जाके वहां पर, जो अथॉरिटी हमें बर्थ सर्टिफिकेट बना के देती है। तो यहाँ पर जो हम ये कुछ लिख रहे हैं, बेसिकली हम ये क्या कर रहे हैं, एक साइनिंग रिक्वेस्ट करके भेज रहे हैं साइन करने के लिए कि भाई ये इंफॉर्मेशन हैं, इसको क्या कर दो, एक स्टैंप लगा के दे दो। तो वो क्या करता है कि इस इंफॉर्मेशन के ऊपर एक स्टैंप लगा के देता है, और जब स्टैंप लगा के देता है या डिजिटल सिग्नेचर करके देता है, तो वो क्या बन जाता है आपके पास? अभी ये बर्थ सर्टिफिकेट बन जाता है। ये रिक्वेस्ट आप भेजते हो, ये रिप्लाई आपको मिलता है। और ये किसके पास जाके आप करते हो? ये कोई भी बना सकता है बर्थ सर्टिफिकेट।
या इसके लिए कोई अथॉरिटी होनी चाहिए? जी, अथॉरिटी होनी चाहिए। कोई अथॉरिटी होनी चाहिए, तो वो हम्म, है सर्टिफिकेट अथॉरिटी। तो जितनी भी डिवाइसेस यहाँ पर मौजूद हैं, जो हम विप्टेला के बारे में पढ़ रहे हैं, विप्टेला सिस्को की तो नहीं थी, ये तो मैंने बताया था कल के 3 बंदों ने, पाकिस्तान के आतिफ आमिर और खालिद रजा, इन 3 लोगों ने बनाया था। इसके सर्टिफिकेट जो अथॉरिटी पहले होती थी, सिमेंटेक का नाम सुना होगा आपने, हैं? सिमेंटेक हो गया, वेरीसाइन हो गया, गोडैडी हो गया, ये क्या प्रोवाइड करते हैं? सर्टिफिकेट प्रोवाइड करते हैं, ये अथॉरिटी है वर्ल्ड वाइड। तो इनकी जो अथॉरिटी थी सर्टिफिकेट की, वो सिमेंटेक होती थी। तो हम इन डिवाइसेस की के लिए किसी अथॉरिटी का इस्तेमाल करते हैं। तो अब ये अथॉरिटी आप वो इनसे भी ले सकते हैं, गोडैडी से, वेरीसाइन से, या आप अपनी अथॉरिटी खुद भी बना सकते हैं, या सिस्को जब सॉल्यूशन अब दे रहा है तो सिस्को खुद अथॉरिटी है सर्टिफिकेट के लिए। तो इफ यू आर टेकिंग द सॉल्यूशन ऑफ द सिस्को, और सिस्को का अगर आप वो SaaS यूज कर रहे हैं, यानी क्लाउड यूज कर रहे हैं सिस्को का, तो आपको फिर सर्टिफिकेट डालने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि सर्टिफिकेट फिर पढ़े पढ़ाए आते हैं। ये फिर आपको CSR जनरेट कराने की जरूरत नहीं पड़ती, फिर आपको ID सर्ट की जरूरत नहीं पड़ती। जब हम क्लास में मैनुअली करेंगे, तो हमें एक अथॉरिटी भी चाहिए, हमें एक CSR भी रिक्वेस्ट करनी होगी, CSR के रेस्पेक्ट में हमें एक ID सर्ट भी मिलकर आएगा। ये सारे हम मैनुअली पार्ट देखेंगे। तो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, कि जब कोई डिवाइस, न्यू डिवाइस फर्स्ट टाइम ऑन होने के बाद अपने आप को रजिस्टर करेगी, तो उसके पास में वी बॉन्ड का IP एड्रेस होना चाहिए, तभी वो वी बॉन्ड के पास जाएगी। ऑर्गेनाइजेशन नेम ठीक होना चाहिए, जो यहाँ पे जाके मैच होगा, क्योंकि .viptela जो फाइल आपने ली है, इसके अंदर लिंक्ड है IP किसका, वी बॉन्ड का IP, और ORG का नाम। ये दोनों के दोनों जो आपने मैनुअली इस डिवाइस में या इस डिवाइस में फीड किए हैं, जो हम थोड़ी देर में करेंगे, ये .viptela के अंदर ये दोनों चीजें हमने सिस्को पे रजिस्टर्ड की हैं। तो जब ये डिवाइस यहाँ पे जाएगी, उस पे वी बॉन्ड का IP एड्रेस, ऑर्गेनाइजेशन का नेम, और ये जो कीज जो हमने मैनुअली यहाँ पे डाली होंगी वो, और जो सर्टिफिकेट हमने अथॉरिटी बनाई होगी, ये सेम अथॉरिटी ने इसको भी और इसको भी, इनके ऊपर भी सर्टिफिकेट डाले होंगे, और सेम ही अथॉरिटी ने इसको भी और इसको भी डाले होंगे। तो जब ये डिवाइस यहाँ पर पहुंचेगी, तो ये दोनों चीजें वेरीफाई की जाएंगी। ID सर्ट जो दिया है, क्या उसी CA अथॉरिटी ने दिया है जो इनके पास है, या किसी दूसरे ने दिया है। तो ये हमारे ID सर्ट भी वेरीफाई, यानी हमारे सर्टिफिकेट भी वेरीफाई किए जाएंगे। आप जब पासपोर्ट बना लेते हैं, बर्थ सर्टिफिकेट बना लेते हैं, या बैंक का अकाउंट बना लेते हैं, और जब आप बैंक में जाते हैं, तो बैंक का जो बंदा होता है वो पूछता है आपसे कि भाई आपके ही अकाउंट है? कहीं पूछता है कि भाई जरा मेरे को ID शो कर दो? पूछता है कभी? बड़ा अमाउंट निकालते हो तो 2-4 हज़ार में तो नहीं पूछता हो। जब 1-2 लाख के अमाउंट निकालते हो, तो आपसे कुछ ID मांगता है वो? जी भाई, बैंक वाला कोई ID मांगता है आपको? पेटीएम मशीन पे जाते हो पैसे निकालने के लिए, तो कार्ड आप स्वैप करते हो, तो पैसे खुद निकल आते हैं, कुछ आइडेंटिफिकेशन मांगी जाती है? जी भाई, और कार्ड से तो खुद ही निकलते हैं अच्छा खुद, तो अपना कार्ड दे देना मेरे को, फिर मैं सारे के पैसे निकाल लूंगा आपके जाके। सर। आइडेंटिफिकेशन के लिए पासवर्ड डालोगे ना सर आप, हाँ तो मतलब मैं वही तो वो तो यूज कर, हाँ वो तो तो मैं यूज करना ही पड़ेगा। हाँ तो मैं वही तो पूछ रहा हूँ, जब आप कार्ड स्वैप करते हो, तो कार्ड स्वैप करते ही क्या ATM मशीन को आपकी इंफॉर्मेशन पता लग गई है, या पासवर्ड डालते हो तो पता लगता है? आपके क्रेडेंशियल ATM मशीन को पहले से पता है, या पासवर्ड डालते हो तो पता लगता है? नहीं सर, हम पासवर्ड डालने का मतलब तो ये हुआ ना कि हम उसको एक्सेस दे रहे हैं कि आप इतना अमाउंट निकाल दीजिए। बट वो जो कार्ड अगर जब मैं स्वैप करता हूँ, तो वो और मेरी इन्फॉर्मेशन तो उसके पास, मशीन के पास ऑलरेडी आ जाती है ना उसके कार्ड स्वैप पास करने होती पे। है। और अब ATM के बारे में पढ़ोगे तो आप ये भी पढ़ोगे इन डेप्थ जाके,
कि अगर आपने अपने कार्ड को किसी एटीएम मशीन पे स्वाइप किया है तो दुनिया में जितने भी एटीएम है वहां पे आपका कार्ड ब्लॉक हो गया है। बात समझ में आ रही है? उसी फ्रैक्शन ऑफ यस सर, सेकंड यस। में। अदरवाइज तो आप उसकी यस, क्लोनिंग कर सकते हो, 100 लोगों को खड़ा कर सकते हो सेम टाइम पे, हाँ जी, और सारे पैसे निकाल सकते हो मल्टीपल टाइम्स हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो हम हमारे पास जब हम बैंकिंग पे जब जाते हैं तो HTTPS के अंदर क्या होता है, एक सिक्योर टनल बनती है, सर्टिफिकेट एक्सचेंज होते हैं ऑटोमेटिकली, तो जाके पोर्टल खुलता है। ऐसे ही जब कभी भी यहाँ पे टनल्स बनेंगी, DTLS टनल्स बनेंगी, तो जब कभी भी टनल बनती है बिना सर्टिफिकेट के नहीं बनती है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हर एक के ऊपर एक टर्म होगा जो हम इंस्टॉल करेंगे, रूट सर्ट, यानी जो सीए अथॉरिटी है उसका एक सर्टिफिकेशन हर एक के ऊपर होगा और एक आईडी सर्ट। ये दोनों चीजें कैरी करेंगी, रूट सर्ट और आईडी सर्ट, वी बॉन्ड का आईपी एड्रेस, ऑर्गेनाइजेशन का नाम, और ये दोनों कीज जब ये यहाँ पर पहुंचेगी तो ये ऑथेंटिसिटी के इसका सर्टिफिकेट और इसकी आईडी सर्ट मैच हो गए, ये एक पार्ट हो गया। लेकिन क्या कीज मैच करती हैं इस डॉट विप्टेला फाइल के अंदर? अगर मैच करती हैं तो द फंक्शन ऑफ द वी बॉन्ड क्या होगा कि जब ये डिवाइस जाएगी तो इसका यहाँ पर एक इंटरफेस का आईपी एड्रेस होगा। इस इंटरफेस का आईपी एड्रेस प्लस इसकी सीरियल नंबर और टोकन नंबर, ये वी बॉन्ड वी मैनेजर को इन्फॉर्म कर देगी कि मेरे पास इस सीरियल की जो VH था उसका सीरियल की ये था, उसको मैंने वेरीफाई कर लिया है इस लिस्ट से, और उसका जो VPN 0 का ट्रांसपोर्ट का आईपी एड्रेस है वो ये है, और इस आईपी एड्रेस के बारे में वी बॉन्ड इसको भी बता देता है। एट द सेम टाइम इस वी मैनेजर का जो आईपी है जो कि VPN 0 से कनेक्टेड होगा, इस वी स्मार्ट का जो आईपी है जो कि VPN 0 से कनेक्टेड होगा, इसका आईपी एड्रेस वी बॉन्ड नई आने वाली डिवाइस जिसने जिसने वी बॉन्ड पर अपने आप को रजिस्टर्ड किया है इसको इन्फॉर्म करेगी वी बॉन्ड कि आपका जो मैनेजमेंट प्लेन है जो हैंडल करेगा, कंट्रोल करेगा उस डिवाइस का ट्रांसपोर्ट का आईपी एड्रेस ये है, और जो आपका कंट्रोल प्लेन हैंडल करेगा उसका एड्रेस ये है। यानी ये डिवाइस वी बॉन्ड बीच में मीडिएटर है। एक तो ये न्यूली आने वाली डिवाइस को और चेस्टेटर प्लेन या ऑथेंटिकेटर प्लेन पे ऑथेंटिकेट करेगा ऑन द बिहाफ ऑफ द सर्टिफिकेशंस, ऑन द बिहाफ ऑफ द सीरियल कीज। जब वो वेरीफाई हो जाएंगी तो उसकी इंफॉर्मेशन वी मैनेजर और वी स्मार्ट को दे दिया जाएगा, और वी स्मार्ट के आईपी एड्रेस की इंफॉर्मेशन, वी स्मार्ट के वी आईपी एड्रेस की इंफॉर्मेशन इनकी सिस्टम आईपी के साथ में, क्योंकि सिस्टम आईपी हर एक डिवाइस का यूनिक है, इसको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। क्योंकि वी बॉन्ड के ऑथेंटिकेशन के बाद यहाँ जो DTLS टनल बनी होगी अब इसका कोई काम नहीं रहेगा, ये टनल डिसेबल हो जाएगी जब तक के लिए, जब तक कोई डिवाइस इसके ऊपर दोबारा से आके नॉक नहीं करती है कि हमें रजिस्टर्ड करो, चाहे न्यू डिवाइस हो या पुरानी डिवाइस हो। तो जिस डिवाइस का ऑथेंटिकेशन हो चुका है ये टनल डाउन हो जाएगी। दूसरा जो फंक्शन शुरू होगा इसके बाद, दूसरे नंबर पे वी मैनेजर का फंक्शन आता है कि इट विल कॉन्फ़िगर द टेम्पलेट फॉर द बेसिक कॉन्फ़िगरेशन। वो पुश करेगा DTLS टनल के लिए। जब कॉन्फ़िगरेशन पुश हो जाएगी तो तीसरा टास्क आता है किसका, वी स्मार्ट का। तो अब वी स्मार्ट का फंक्शन क्या होगा, वी बॉन्ड का तो फंक्शन हो गया कि वो आने वाली डिवाइस को ऑथेंटिकेट करे, रूट सेट और आईडी सेट चेक करे, सीरियल नंबर चेक करे, वी बॉन्ड का आईपी एड्रेस और ऑर्गेनाइजेशन का नाम चेक करे, और ऑथेंटिकेट करने के बाद वी मैनेजर वी स्मार्ट को इन्फॉर्म कर दे, और वी स्मार्ट और वी मैनेजर की आइडेंटिफिकेशन वो इस नई डिवाइस को बता दे। ये इसका काम हो गया। फिर इसका फंक्शन क्या होगा, जो वी स्मार्ट है, वी स्मार्ट
वी एज और सी एच। जिस तरीके से वी बॉन्ड के साथ में DTLS टनल बनेगी, वी मैनेजर के साथ में DTLS बनेगी, सिमिलरली इसी तरह की टनल DTLS इसके बीच में भी बनेगी। ये जो DTLS टनल बनेगी वी स्मार्ट और सी एच और वी एच के बीच में, इसके अंदर एक प्रोटोकॉल ऑटोमेटिकली इनेबल्ड होगा, ये भी हमें इनेबल्ड नहीं करना है, जिसका नाम होगा OMP। OMP कहलाता है ओवर ले MGMT प्रोटोकॉल, ओवरले MGMT प्रोटोकॉल। VH और CH के पास ओवरले नेटवर्क होगा, जहां पे प्राइवेट NIDs होंगी, फॉर एग्जांपल 1010, 21.1, 22.1, 23.1। और यहाँ पर भी आपके पास ओवरले नेटवर्क बोलें या ये आपके पास सर्विस VPN कहलाएंगे, ये आपके पास ओवरले नेटवर्क या सर्विस VPN। यहाँ पे लेट्स से 1010, 41.1, 42.1, 43.1 ये प्राइवेट NIDs यहाँ पर होंगे। ये जो DTLS टनल बनी है, ये टनल कहाँ पर होगी, बनी होगी? ये टनल जो बन रही है, ये टनल किस में बन रही है? जो कि अंडरले नेटवर्क है, वहां पर ये अंडरले नेटवर्क में बन रहा है, यानी ट्रांसपोर्ट के बीच में बन रही है। ये यहाँ पर क्या है, ये VPN 0 है सारे के सारे। तो जो DTL टनल है वो VPN 0 में बनती है। OMP प्रोटोकॉल उन इंटरफेस पे बाय डिफॉल्ट एक्टिवेटेड है जो ट्रांसपोर्ट से कनेक्टेड होंगे। अब व्हाट विल हैपन कि यहाँ पर जब आपकी डिवाइस ऑथेंटिकेट हो गई और वी मैनेजर ने आपको कॉन्फ़िगर कर दिया, तो कॉन्फ़िगर में लेट से उसने यहाँ पर जो कॉन्फ़िगर किया, मान लेते हैं कि OSPF प्रोटोकॉल कॉन्फ़िगर किया, इसके पीछे एक बड़ा सा ह्यूज नेटवर्क होगा, राउटर लगे होंगे, स्विचेस लगे होंगे, राउटर लगे होंगे, पीछे स्विच लगे होंगे और डिवाइसेस लगी होंगी। तो ये जो OSPF प्रोटोकॉल चल रहा है, यहाँ जो भी नेटवर्क्स होंगी, यहाँ कुछ VPN चल रहा होगा, फॉर एग्जांपल VPN2, यहाँ पर भी आपके पास OSPF चल रहा होगा। तो किसी भी डिवाइस को ये अथॉरिटी नहीं है कि यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे कोई ट्रांसपोर्ट होगा, फॉर एग्जांपल समझने के लिए MPLS मान ली, इनका लिंक तो ऐसे कनेक्टेड होगा फिजिकली, राइट? लेकिन जो DTLS टनल बन रही है वो ये DTLS टनल बन रही है, फिजिकल लिंक कैसे कनेक्टेड है? किसी भी डिवाइस को ये अथॉरिटी नहीं है इन केस ऑफ द SD-WAN कि वो इस प्राइवेट NID को डायरेक्टली यहाँ पर भेज सके। नो, किसी को भी अथॉरिटी नहीं है। इनके जो राउट्स हैं जो ओवरले नेटवर्क से बिलोंग करते हैं, सर्विस VPN से बिलोंग करते हैं, दे विल ऑटोमेटिकली रिडिस्ट्रीब्यूट, यानी जो OSPF है, ये OSPF ऑटोमेटिकली यहाँ पे रिडिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। हम रिडिस्ट्रीब्यूट भी नहीं कर रहे हैं, ऑटो रीडिस्ट्रीब्यूट इनटू OMP। वी स्मार्ट रिसीव करेगा OMP राउट। OMP राउट में क्या है? प्राइवेट NIDs हैं कस्टमर की, ओवरले नेटवर्क की इंफॉर्मेशन है। तो ये OMP रूट क्यों कहलाए? बिकॉज यहाँ पर OMP चल रहा है। फॉर एग्जांपल ऐसे मान के चल रहे, ट्रेडिशनल राउटिंग होती, यहाँ पर OSPF चल रहा होता और इतने पोर्शन में अगर BGP चल रहा होता, तो वी स्मार्ट के पास जो रूट रिसीव होते वो BGP के होते कि OSPF के कहलाते? जी, अगर वी स्मार्ट की जगह पर ट्रेडिशनल राउटर होता और VH में भी ट्रेडिशनल राउटर होता, इधर OSPF चल रहा होता, इधर BGP चल रहा होता, और इस डिवाइस ने ये वाले राउट OSPF के राउट BGP के थ्रू रिसीव किए होते, तो आप क्या बोलते कि आपने BGP के राउट रिसीव किए कि OSPF के रिसीव किए हैं? OSPF के। अरे क्या हो गया भाई, क्या हो गया, खैरियत है? रूट किससे नहीं रिसीव होते?
राउट रिसीव होगा बीजीपी से, बट वो एसपीएफ से रिसीव होके आएगा ना। तो आपको मालूम है कि पीछे क्या प्रोटोकॉल चल रहा था? आपको तो अपने राउटर का प्रिविलेज है ना। हाँ 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 हाँ, अच्छा उसका, अच्छा आप ये कह रहे हो जो उसका मुझे ये पता है, मुझे दोनों राउटर पर मुझे अपना एक्सेस है। अच्छा अच्छा, मुझे पता नहीं डिवाइस पे है आप या। जब चेक करोगे, यू विल नॉट फाइंड आउट द ओएसपीएफ राउट, यू विल फाइंड द बीजीपी। करेक्ट, बीजीपी राउट्स, ये। Similarly, in that fashion, automatically protocol is running under the TLS tunnel between the vSmart and the vEdge is the OMP overlay management protocol, जो कि SD-WAN fabric में underlay network के अंदर automatically enabled है। तो when you will configure the scenario, जब यहाँ पे आप सर्विस VPN पे OSPF लगा देंगे, या OSPF ना होता, कनेक्टेड होता, चाहे कनेक्टेड नेटवर्क होते या स्टैटिक होते या ओएसपीएफ होते, अगर ये नेटवर्क हैं यहां पर सर्विस वीपीएन के ऊपर, तो दे विल ऑटोमेटिकली रिडिस्ट्रीब्यूट इनटू दी ओएमपी, और ये ऑटोमेटिकली यहां चले जाएंगे, जिसको हम देख सकते हैं इस वी स्मार्ट के ऊपर प्रिविलेज मोड में जाके शो OMP-peer, जैसे OSPF में कमांड होता था शो आईपी OSPF नेबर, या बीजीपी में हम जाके देखें शो आईपी BGP समरी के अंदर कितने राउट्स हमने रिसीव किए हैं, ये रूट दिखा देगा इतने राउट हमने इस सिस्टम आईपी से रिसीव किए हुए हैं, इतने राउट हमने इस सिस्टम आईपी से रिसीव किए हुए हैं। बट वी स्मार्ट का फंक्शन है, इट्स लाइक दी आरआर। आरआर का नाम सुना है? व्हाट इज आरआर? राउट रिफ्लेक्टर। राउट रिफ्लेक्टर। राउट बीजीपी के क्या होते हैं? कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं, राइट? क्या जो आरआर है ये आईजीपी के अंदर क्रिएट होता है या ईबीजीपी के अंदर क्रिएट होता है? आईबीजीपी में या ईबीजीपी में, किसमें होता है? IBGP सर। वेरी गुड, आईबीजीपी के अंदर। तो आईबीजीपी के अंदर जो आरआर क्रिएट किया जाता है, व्हाट इज द रीजन, क्यों क्रिएट किया जाता है, क्या जरूरत पड़ती है इसकी? Synchronization rules, sir. Like you can't one router can't share the same information to another IBGP PO. Yeah. In case of the IBGP, there is one route that is known as IBGP split horizon rule. IBGP split horizon rule says if I will receive any network prefix from the IBGP peer, same network prefixes I will not send to the another IBGP peer due to the loop avoidance. Correct. If we want to send the information, then we will make it route reflector. Route reflector will not modify any attributes, कुछ भी modify नहीं करता है. Similarly, the function of the vSmart is that whatever the information vEdge will send to the vSmart, same information it will reflect to the another vEdge or cEdge. बात समझ में आ गई? ये इंस्टॉल्ड भी नहीं करता, आता है, रिसीव करता है, RX करता है, NTX करता है, इट विल नॉट इंस्टॉल, बिकॉज इसका फंक्शन राउटिंग नहीं है, इसका फंक्शन है राउटिंग अपडेट्स को या कंट्रोल प्लेन को जैसा रिसीव किया है वैसा ही एग्जैक्टली सेंड कर दे। बट यहाँ पे जब आप रिसीव करेंगे तो आपको ये लिखा हुआ आएगा कि ये वाया जो आया है वो वी स्मार्ट के थ्रू आया है, और इसने जो रूट रिसीव किए हैं वो कौन से रूट रिसीव किए हैं? OMP राउट। बट ये जो राउट्स थे 10, 10, 21, ये OMP राउट यहां पर रिसीव हो गए, बट ये राउट्स यहां पर ऑटोमेटिकली नहीं जाते OSPF के अंदर, तो हम रिडिस्ट्रीब्यूट करेंगे OMP इनटू OSPF, और ये टास्क रिडिस्ट्रीब्यूट जो होगा ये मैनुअल होगा, यानी रूट का जो प्रोपगेशन है, रूट का जो अपडेशन है टुवर्ड्स द वी स्मार्ट वो ऑटोमेटिकली है। व्हेन द another vEdge or cEdge will receive the route, it will not redistribute into the ओवरले प्रोटोकॉल। OSPF के अंदर जो ही प्रोटोकॉल चल रहा होगा उसमें ऑटो रिडिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा, रिसीव राउट को मैनुअली रिडिस्ट्रीब्यूट कराना पड़ेगा। बात क्लियर हो गई यहां तक? ये सब हम देखेंगे प्रैक्टिकली, ऐसा ही होता है जैसे पढ़ाया गया है। ठीक है भाई?
अभी मैं जा रहा हूँ नमाज पढ़ने के लिए, नमाज का टाइम हो गया है। 15 मिनट के बाद आपसे मुलाकात होगी और ये सारी चीज़ें फिर हम इस लैब के ऊपर, जो कि हमने पहले से ऑन करके रखा हुआ है, इसके ऊपर हम बेसिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। 20 मिनट के बाद, 15 मिनट के बाद 7:40 पर मैं आपके पास आ जाऊँगा। जी, सबको आवाज़ पहुँच रही? Yes, sir. ये डायग्राम आप पूरे हफ्ते में कॉन्फ़िगर करेंगे। यू विल टेक द एक्सेस फ्रॉम द आमिर सर, उनसे बात करके इसका एक्सेस आपने लेना है। इसका जो बाय डिफ़ॉल्ट यूज़र नेम और पासवर्ड है वो एडमिन है। वी मैनेजर को ऑन होने के लिए 20-25 मिनट चाहिए, इसलिए हमने पहले से ही उसको ऑन करके रख दिया था डिवाइस को। पासवर्ड को रीसेट करा रहा है। प्रैक्टिकल सिनारियो में जाहिर सी बात है यू विल टेक द कॉम्प्लेक्स पासवर्ड, बट यहाँ पर हमने इसको फिर एडमिन पे ही सेट कर दिया है। इसके बाद ये वी मैनेजर में यहाँ पे आपने 1 प्रेस करना है और इसको एंटर करना है। ये फॉर्मेट करेगा अपने जो इसकी जो रैम होगी, जो आपके पास जो इसका स्पेस है उसको फॉर्मेट करेगा। यहाँ से वाई कर दीजिए और इट विल टेक अप्रॉक्सीमेटली 10 मिनट ये लेगा ऑन होने में। तब तक रेस्ट ऑफ द डिवाइस को आप कॉन्फ़िगर कर लीजिए। यूज़र नेम पासवर्ड जितनी भी डिवाइसेस हैं उनका सबका एडमिन और एडमिन ही है। एडमिन रीसेट कर दिया गया पासवर्ड को। इसका फॉन्ट साइज ठीक है, छोटा तो नहीं है, डिस्प्ले हो रहा है। ये लाइंस वगैरह किसी ने खींच दी हैं आपकी साइड से? ये मैंने नहीं खींची हैं। ये जो नीचे लाइंस खींची हैं मेरी लाइंस नहीं है, आप में से किसी ने खींचा अपने मोबाइल फोन से। नाउ वी आर ऑन दी वी स्मार्ट। इस डिवाइस के ऊपर है, वी स्मार्ट के ऊपर। वी स्मार्ट का जो फिजिकल इंटरफेस है जो कि कनेक्टेड है किससे? VPN 0 से। दैट इज इन VPN 0। VPN 0 में हम इस इंटरफेस को E0 को रखेंगे, इसके ऊपर ये IP डालेंगे, इसका सिस्टम IP होगा, इसके ऊपर वी बॉन्ड का IP एड्रेस, इसके ऊपर ऑर्गेनाइजेशन का IP एड्रेस डालेंगे। तो यहाँ पे 6 कमांड सबके अंदर पड़ेगा जो कि कॉमन होगा। 6 कमांड। यू विल गो टू द कॉन्फ़िगर टर्मिनल, देन यू विल राइट द सिस्टम के बाद में यू विल राइट द सिस्टम IP, एंड द सिस्टम IP ऑफ वी स्मार्ट 1 इज 10.1.1.2। site ID is 100. vBond IP is this one, 199.10.20.3. 199.10.20.3, that is the vBond IP address. हेलो जी, yes. सर सिस्टम आईपी लाइक लूपबैक आईपी राइट? Like the, not the loopback, like the router ID, like the RID of the Cisco router. ओके सर। It must not be reachable. RID का रीचेबल होना सिस्को के अंदर भी मैंडेटरी नहीं है, बट मस्ट बी डिफाइंड होना चाहिए। राइट सर। 199.10.20.3 what will happen? System host name vSmart.
1 system IP 10.112 vBond 199.10.20.3 and organization name NCP NETWRK. इसकी स्पेलिंग जरूर देखेंगे। NCP नेटवर्क। क्लॉक टाइम जोन जहां पर भी आप एग्जिस्ट करेंगे, लेट्स से अगर मान लिया हमने एशिया में है, इंडिया में है, तो ये कोलकाता। तो यहाँ पे 6 कमांड अप्लाई किए गए हैं अभी। पहला कमांड कॉन्फ़िगर में जाने के बाद दैट वाज द सिस्टम, उसके बाद सिस्टम आईपी हमने डाल दिया। ये ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, एनी ऑर्डर। यहाँ पर फिर हमने वी बॉन्ड का आईपी एड्रेस डाल दिया। ऑर्गेनाइजेशन का नेम इज एनसीपी नेटवर्क। साइट आईडी 100 और क्लॉक टाइम जोन 1 2 3 4 5 और इसका होस्ट नेम हम ऑलरेडी डाल चुके हैं। होस्ट नेम दिस वन। तो हर एक पर ये 6 कमांड अप्लाई किया जाना है। उसके बाद इस इंटरफेस पर एक आईपी एड्रेस हमने अप्लाई करना है। बाय डिफॉल्ट जो आईपी एड्रेस पड़ा होता है, बाय डिफॉल्ट जो इंटरफेस VPN 0 में होता है, VPN 0 में बाय डिफॉल्ट इंटरफेस ETH0 होता है। यहां पर जो हमने अटैच किया है वो कौन सा इंटरफेस है? E1 है। तो हमने इस इंटरफेस को रिमूव करना है, फिर इस इंटरफेस को ऐड करना है। यहां से हम लिखेंगे VPN 0 बिकॉज दैट इज द पार्ट ऑफ द VPN 0। इंटरफेस ईथरनेट 0 बाय डिफॉल्ट VPN 0 का मेंबर है, उसको यहां से हटा दिया। और यहाँ पे इंटरफेस ETH1 नो शिट देन IP एड्रेस 199.10.20.2। मास्किंग जो होगा वो स्लैश नोटेशन में होगा। मास्किंग विल बी इन स्लैश नोटेशन। टनल इंटरफेस जो टनल बनेगी DTLS, उसके लिए टनल इंटरफेस कमांड है। यहाँ पे अलाउ सर्विस ICMP लिखना है आपने। अलाउ सर्विस ICMP अलाउ सर्विस नेट कॉन्फ। चूंकि हमने इंटरफेस जो डिफॉल्ट था उसको हटाया है, अगर हमने डिफॉल्ट इंटरफेस को नहीं हटाया होता तो ये कमांड नेट कॉन्फ वाला पड़ा होता वहां पे। अलाउ सर्विस नेट कॉन्फ, अलाउ सर्विस ICMP। अलाउ सर्विस ये SSH करेगा तो उसके लिए यहाँ पे कमांड है SSHD। इसके बाद इसको कहीं पर भी जाना है, चूंकि इसकी कनेक्टिविटी यहाँ से भी होनी है, इसकी कनेक्टिविटी इस ट्रांसपोर्ट से होते हुए इधर भी जाना है, इन सारे IPs के पास जाना है, नीचे भी जाना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, वी विल अप्लाई द डिफॉल्ट राउट। और डिफॉल्ट रूट का जो गेटवे होगा हमारे इस सिनेरियो में, दैट विल बी दिस IP एड्रेस। डिफॉल्ट राउट जो अप्लाई किया जाएगा दैट विल बी अप्लाई इन VPN 0 IP राउट। ये VPN 0 में हम आ चुके हैं। IP राउट then 0.0.0.0/0 and the next hop will be 199.10.20.14 enter। अभी भी ये कॉन्फ़िगरेशन राइट नहीं हुई है। यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, कमिट एंटर। नाउ सारी कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर हो गई है जो हमने कॉन्फ़िगरेशन की थी। शो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन के अंदर इसको देखा जा सकता है। जो कॉन्फ़िगरेशन अभी आपने ऐड किया था, आपने ये एड्रेस चेंज किया, सिस्टम IP किया, साइट ID किया, ये IP एड्रेस डाला, ऑर्गेनाइजेशन का नाम डाला, क्लॉक टाइम जोन डाला, वी बॉन्ड का IP एड्रेस,
ये कॉन्फ़िगरेशन इसके अंदर बाय डिफॉल्ट्स पड़ी हैं सारी की सारी। OMP बाय डिफॉल्ट यहाँ पे इनेबल्ड है। VPN 0 के अंदर आपने इस इंटरफेस को लिया है, बाय डिफॉल्ट E0/0 था, ये IP एड्रेस आपने डाल दिया। इसके ऊपर DHCP की सर्विस बाय डिफॉल्ट इनेबल्ड है, बट ये तभी काम करेगी DHCP की सर्विस इंटरफेस के ऊपर जब आपके पास मैनुअली वर्क नहीं होगा। तो ये ICMP आपने डाल दिया और ये रूट आपने डिफॉल्ट लिख दिया। VPN 512 ये पहले से टेम्पलेट आपके पास बना हुआ है। सेम कॉन्फ़िगरेशन आपने vBond में अप्लाई करना है। गो टू दी vBond, ADMIN एडमिन। सारी डिवाइस पर कॉमन ही कॉन्फ़िगरेशन है, सिर्फ IP एड्रेस को छोड़कर, और उसके जो नेम और इस सिस्टम नेम है sys IP है। यू विल गो टू दी कॉन्फ़िगर टर्मिनल, then system IP, and the system IP of vBond is 10.1.1.3. Site ID is 100. vBond IP एड्रेस आपने यहाँ पर भी मेंशन करना है, उस vBond के ऊपर भी, बट यहाँ पर एक कमांड एक्स्ट्रा होगा, यू विल राइट दी लोकल। ये लोकल वर्ड केवल vBond डिवाइस के ऊपर ही आएगा और किसी पर नहीं आएगा। ऑर्गेनाइजेशन नेम NCP NETWORK, NCP नेटवर्क। कौन सा कमांड रहेगा अब? होस्ट नेम, vBond, क्लॉक, क्लॉक टाइम जोन, सिक्स कमांड हो गए, 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ पर अगर हम देखते हैं ऑन दी vBond, तो जो ये इंटरफेस है gig 0, ये बाई डिफॉल्ट VPN 0 में एग्जिस्ट करता है, तो इसको हटाने की जरूरत नहीं है। VPN 0, you will go to the VPN 0, VPN space 0, and interface gig E0/0, that is the interface. No shut. IP address is 199.10.20, 199.10.20.3. Masking is /24. Tunnel interface, allow service ICMP, allow service, yes. सर आपने इस पे जो काम कर रहे हैं वो भी एज पे काम कर रहे हैं सर, और आप जो IP डाल रहे हैं वो vBond पर ही काम कर रहे हैं। इनका जो iOS है सबका सेम है। नहीं, आपने जो नाम लिख रखा है यहाँ पे वो VH लिख रखा है सर। नहीं, मैंने नाम लिखा नहीं है, नाम लिखूंगा। नाम मैंने vBond डाला ना, अभी चेंज नहीं किया ना। अच्छा सबका ऑपरेटिंग OS है वो सेम है, दैट्स व्हाई आपको VH दिखाई देगा। ओके। netconf, allow service SSHD, exit VPN 0 पे डिफॉल्ट राउट 0.0.0.0/0 एंड गेटवे 1020.14, एंटर, और यहाँ पे कर दीजिए कमिट होने के बाद ये दोनों डिवाइसेस आपस में कम्युनिकेट करना चाहिए। vSmart एंड vBond बोथ मस्ट बी पिंग। जब हम पिंग करेंगे 199.10.20.2 तो हमें रिप्लाई मिलना चाहिए। तो ये डिवाइस यहाँ से इसको पिंग कर पा रही है, रिप्लाई मिल रहा है। ये कंटिन्यूसली पिंग है, Ctrl+C से ब्रेक हो जाएगा। और vSmart से भी कनेक्टिविटी इसकी हो गई 199.10.20.3। vManager कॉन्फ़िगर आपके पास ये सिस्टम रेडी हो गया है। एंटर कर दीजिए, पासवर्ड एडमिन और एडमिन ही है। कॉन्फ़िगर टर्मिनल पे चले जाइए, सिस्टम IP, vManager का सिस्टम IP 10.1.1 है, 10.1.1 है। होस्ट नेम लेट्स से VMANAG या vManager, जो भी आप रखना चाहते हैं।
और साइट आईडी 100, वी बॉन्ड IP 199.10.20.3, organization name NCP NETWORK NCP network, clock time zone एशिया और कोलकाता, क्या हो गया? Sir, you are using double slash, sir. The time zone Asia slash Kolkata, sir, and you are using double slash. That's why there is that. तो ये सारे कमांड यहाँ पे पड़ेगा, कोई कमांड बचता है अभी? होस्ट ने ये सिस्टम हो गया, सिस्टम के बाद सिस्टम IP हो गया, साइट ID हो गया, ये ऑर्गेनाइजेशन का नाम हो गया, ये हो गया, और वी बॉन्ड का IP एड्रेस, और क्या बचता है? सिस्टम IP, सिस्टम IP, ठीक। एग्जिट VPN 0 इंटरफेस। अब यहाँ पर वी मैनेजर का जो इंटरफेस है ये ETH1 है यहाँ पर, लेकिन बाय डिफॉल्ट जो होगा वो ETH0 होगा। तो यहाँ पे इंटरफेस और ETH0 को यहाँ से आप हटा दीजिए, और यहाँ पे इंटरफेस ETH1 IP नोशट IP एड्रेस 199.10.20.1/24, टनल इंटरफेस अलाउ सर्विस ICMP अलाउ सर्विस। ये कमांड याद कर लेंगे तो अच्छा हो जाएगा, बाय डिफॉल्ट कमांड पड़े होते हैं, नेटकॉन्फ अलाउ सर्विस SSHD। लेकिन यहाँ पे एक कमांड एक्स्ट्रा पड़ेगा, चूंकि जो मेन वर्क होना है, जिसका ग्राफिकल मोड आपने लेना है, वो वी मैनेजर ही है। तो यू विल अलाउ दी HTTPS 443। तो ये कमांड इसके ऊपर एक्स्ट्रा पढ़ना है, क्योंकि इसी का ही आपने ग्राफिकल पोर्टल लेना है और इसी से सारे डिवाइसेस आपके पास अटैच होंगे, यानी ऑनबोर्डिंग आएंगे। यहाँ से VPN 0 पे चले जाइए, जहाँ से आपने डिफॉल्ट राउट लिखना है, IP राउट and 0.0.0/0 and 199.10.20.14 then commit। तीनों कंट्रोलर्स आपस में कम्युनिकेट करने चाहिए। पिंग 199.10.20.2 से कनेक्टिविटी हो गई और वी बॉन्ड से भी कनेक्टिविटी हो गई। नाउ कम टू दी जो डिवाइसेस यहाँ पे मौजूद हैं, जो ब्रांचेस मौजूद हैं, वहां पर आ जाइए। जो ब्रांचेस मौजूद हैं, दुबई पर आ जाइए, इंग्लैंड और ये चाइना। अभी हम दुबई की साइट पर हैं। ADMIN एडमिन सेम कॉन्फ़िगरेशन जो वहाँ की है, पासवर्ड रीसेट आप करेंगे, बट आप वही एडमिन डाल दीजिए ताकि हर एक का पासवर्ड याद करने में दिक्कत ना हो। क्या हो, गलत हो गया शायद। ADMIN एडमिन कॉन्फ़िगर टर्मिनल सिस्टम IP of Dubai is 10.2.2.202. Site ID is 2. Host name is branch DUBAI Dubai, and vBond IP address is 199.10.20.3. Organization name is NCP NETWORK NCP network, and clock टाइम जोन और एशिया और ये दुबई। 1 2 3 4 5 6।
अब हमारे पास मल्टीपल ट्रांसपोर्ट है, वी हैव दी मल्टीपल ट्रांसपोर्ट। एक ट्रांसपोर्ट तो ये है, एक ट्रांसपोर्ट ये, मल्टीपल हो सकते हैं। तो जितना भी SD1 का कॉन्फ़िगरेशन हमने करना है वो कॉन्फ़िगरेशन तो हमने GUI करना है ग्राफिकल, लेकिन एटलीस्ट किसी एक ट्रांसपोर्ट की कनेक्टिविटी आपको CLI के थ्रू करनी पड़ेगी। तो वी आर यूजिंग द इंटरनेट क्लाउड, और ये वाले इंटरफेसेस यानी जो गिग 0/0 है हर एक डिवाइस के, इसके ऊपर केवल IP एड्रेस डालेंगे। बाकी रेस्ट ऑफ दी जो कॉन्फ़िगरेशन होगी आफ्टर दी सर्टिफिकेशन, जब ऑनबोर्डिंग हो जाएगा तो सारा का सारा CLI के थ्रू ना होकर GUI के थ्रू होगा, और वो टेम्पलेट बेस्ड होगा। तो अभी वी आर गोइंग टू कॉन्फ़िगर द IP एड्रेस ऑन ईच ब्रांचेस ऑन द गिग 0/1 इंटरफेस, यानी जो रेड कलर के IP एड्रेस हैं इनको हम कॉन्फ़िगर करने जा रहे हैं। बाय डिफॉल्ट जो इंटरफेस पड़ा है VPN 0 में, दैट इज गिग 0/0 है। वो मैं आपको जाकर दिखा देता हूँ ताकि शक पैदा ना हो। यहाँ से मैं कमिट कर देता हूँ इसको, और शोरन में हम जाके दिखा देते हैं कि क्या वाकई में पहले से कोई इंटरफेस पड़ा होता है। शोरन में हम जाते हैं तो VPN 0 में एक इंटरफेस पहले से पड़ा हुआ है, ये इंटरफेस पहले से आपके पास पड़ा हुआ है, इसके ऊपर सारी चीजें ऑन है। ये ICMP भी इनेबल्ड है, नेट कॉन्फ इनेबल्ड नहीं है, इसको ऑन करना है। बाकी SSHD ये दो चीजें इनेबल्ड करनी है, ICMP इनेबल्ड है। तो यहाँ पर ये बाय डिफॉल्ट इंटरफेस है। हमारा जो इंटरफेस अकॉर्डिंग टू दी अवर सिनारियो है वो इंटरफेस गिग 0/1 है। तो आप यहाँ पर VPN 0 में जाएंगे, क्योंकि VPN 0 के अंदर जाके इंटरफेस है VPN इंटरफेस, और गिग E 0/0 को यहाँ से आपने नो शट कर दिया, और गिग 0/1 और नो शट IP एड्रेस 100.102/24 टनल इंटरफेस, allow service ICMP, allow service netconf, allow service SSHD। ये 3 कमांड हमने वी स्मार्ट पर भी डाले थे, वी बॉन्ड पर भी डाले थे। वी मैनेजर पर एक एक्स्ट्रा कमांड था HTTPS, लेकिन इन केस ऑफ दी ब्रांचेस पर एक एक्स्ट्रा कमांड और आएगा जो मैंने अभी नहीं डाला है। मैं कमिट कर दूंगा, उसके बाद ये डिस्प्ले करेगा कि आपने एक कमांड छोड़ दिया है, दैट इज एनकैप्सुलेशन IPsec। बिकॉज हमने बताया था कि जो ब्रांचेस आपके पास होंगी वो आपस में क्या बनाएंगी, IPsec टनल को फॉर्म्ड करेंगी। तो यहाँ पर जो टनल बनेगी वो ऑटोमेटिकली बनेगी, और टनल के ऊपर यहाँ पर बाय डिफॉल्ट एनकैप्सुलेशन जो पीछे अभी हमने देखा था, यहाँ पे एनकैप्सुलेशन ये बाय डिफॉल्ट कमांड पड़ा है IPsec को एक्टिवेट करने के लिए, हमें डालने की जरूरत नहीं थी अगर एक ही ट्रांसपोर्ट था। लेकिन कोई दूसरा ट्रांसपोर्ट आप ले रहे हैं इंटरफेस, तो आपने जस्ट एनकैप्सुलेशन IPsec डालना है। यहाँ पे मैंने उसको लीव कर दिया, डाला नहीं है। जब मैं कमिट करूंगा तो ये बोलेगा कि आपने एनकैप्सुलेशन डिफाइन नहीं किया है, आप डिफाइन करें उसको। यहाँ से मैंने एग्जिट किया VPN 0 पे जाने के बाद आई एम राइटिंग द राउट, IP राउट 0.0.0 एंड /0, और इसका नेक्स्ट हॉप क्या होगा, गेटवे क्या होगा, ये IP एड्रेस है तो इसका गेटवे IP एड्रेस इसी सीरीज का 200.102.254 होगा। 200.102.254 होगा। यहां से अगर इसको कमिट करते हैं तो यू विल गेट वन मैसेज। आगे मैसेज क्या लिखा हुआ है, आपने इस टनल इंटरफेस के ऊपर एनकैप्सुलेशन डिफाइन नहीं किया है। क्योंकि जब वो टनल बनाएगा ऑटोमेटिकली, जब टनल बनेगी तो टनल तब बनेगी पहले IPsec इनेबल्ड तो IPsec बाय डिफॉल्ट कमांड पड़ा होता है। क्योंकि हमने दूसरा इंटरफेस लिया, दैट्स वाई ये मैनुअली इतना कमांड डालना पड़ेगा उस इंटरफेस पे जाने के बाद, यानी इंटरफेस गिग E 0/0 एंड टनल इंटरफेस, यहाँ लिखेंगे आप एनकैप्सुलेशन एंड IPsec। इतना करने से IPsec के सारा पैरामीटर ऑटोमेटिकली सेटअप हो गए। इसके अलावा हमने कुछ नहीं करना है। यहाँ से आप कमिट डायरेक्टली यहाँ से भी कर सकते हैं। अच्छा, ये गलत कमांड चला दिया मैंने गलत कमांड चला दिया। VPN 0 में आप जाएंगे, VPN 0 मैंने एंट्री गलत कमांड में करती। VP हमारा जो IP एड्रेस था वो 00 नहीं है, हमारा IP एड्रेस कौन से, गिग
E0/1 IP एड्रेस है, जिसके ऊपर अभी हमने थोड़ी देर पहले IP एड्रेस डाला है, दैट दिस वन है। यहाँ पे टनल इंटरफेस और यहाँ पे जाने के बाद एनकैप्सुलेशन IPsec एंटर और यहाँ से कर दीजिए कमिट। यहाँ पर एक मैसेज उसने दिया कि यहाँ पे आपने कलर डिफाइन नहीं किया है। कलर का मतलब ट्रांसपोर्ट, कलर का मतलब ट्रांसपोर्ट। तो यहाँ पर ये जो कमांड पड़ा था ऑलरेडी, यहाँ अगर हम देखते हैं, यहाँ पे ये जो इंटरफेस आपके पास मौजूद है, इस इंटरफेस के ऊपर हमने एक कमांड डालना पड़ता है। तो यहाँ पर कलर कौन सा है आपके पास? कलर का मतलब है ट्रांसपोर्ट, कलर का मतलब है ट्रांसपोर्ट। तो ट्रांसपोर्ट MPLS हो सकता है, ट्रांसपोर्ट आपके पास विजनेट हो सकता है या कुछ और हो सकता है। तो यहाँ पर गिग 0/1 के ऊपर जो आपने IP यहाँ पे नो शट कमांड डाला था और इसके ऊपर आपने IP एड्रेस जो कॉन्फ़िगर किया था, क्या IP एड्रेस कॉन्फ़िगर किया आपने? 200.102.2/24। यहाँ पे टनल इंटरफेस ये कमांड पड़ा था और यहाँ पे अलाउ सर्विस ICMP पड़ा था, अलाउ सर्विस नेटकॉन्फ पड़ा था, अलाउ सर्विस SSHD पड़ा था और ENCAP एनकैप्सुलेशन IPsec पड़ा था। और यहाँ पे कलर शेड डिफॉल्ट है, एक मिनट, कुछ एरर दे रहा है। VPN 0 ओनली 1 टनल इंटरफेस विद डिफॉल्ट अलाउड। एक मिनट, कुछ प्रॉब्लम हो रही है मेरे ख्याल से, वहां से एरर 2 डिलीट शायद नहीं हुआ है। अनचेंज, इसमें कुछ ऐसा कमांड नहीं है जो इंटरफेस पे कन्वर्सेशन ने क्या देखा हो चेक करने के लिए? तो पहले प्रिविलेज मोड पे तो आप जाएंगे, पहले प्रिविलेज मोड पे तो आप जाएंगे, तभी तो जाके होगा, बिना उससे कहाँ देखेंगे जाके। 2 टनल इंटरफेस यहाँ पे डिफाइन हो गए हैं। ये यहाँ से निकला नहीं, ठीक है ना, और हमने उसको 0/0 को भी ले लिया। तो वो कहता है एक ही आपने डालना है, 2 नहीं डालना। ये दिक्कत हो गई यहाँ पे। यहाँ पे इसको हटा दीजिए पहले, इंटरफेस VPN इंटरफेस गिग, सॉरी, VPN 0 इंटरफेस गिग E दिस वन नो शट। इसको यहाँ से आपने हटा दिया और यहाँ से कमिट कर दीजिए। यहाँ से इंटरफेस हट गया, ये इंटरफेस हट नहीं रहा था। अब यहाँ पे अपना इंटरफेस आप डाल दीजिए, इंटरफेस गिग। अभी शुरू करते हैं भाई सेकंड बैच का क्लास, गिग 0/, ओहो फिर ये बढ़ गया, एक मिनट, इसको यहाँ से हटाइए, गिग E0/1। हमारा इंटरफेस ये है, नो शट, IP एड्रेस 200.102/24/24 and tunnel interface, allow service ICMP, allow service netconf, allow service SSHD, encapsulation IPsec and यहाँ से अभी एक रूट पढ़ना बाकी है VPN 0 में, IP route 0.0.0.0/0 and next hop will be 200.102.254, यानी ये वाला IP एड्रेस। और यहाँ से इसको आप एंटर कर दीजिए, यहाँ से कमिट कर दीजिए। एनकैप्सुलेशन IPsec हमने डाल दिया है, ठीक है जी, कमिट हो गया। ये सारी कॉन्फ़िगरेशन अभी पिंग नहीं हो सकती है, क्योंकि इसको पिंग कराने के लिए आपने इस डिवाइस के ऊपर IP एड्रेस डालना पड़ेगा।
इंटरनेट वाली डिवाइस के ऊपर यहाँ पर आप आ जाइए और यहाँ पर 4 इंटरफेसेस मौजूद हैं। भाई पॉलो ऑल्टो वालों से 5-6 मिनट की और रिक्वेस्ट है ताकि एटलीस्ट ये कनेक्टिविटी करा दी जाए ताकि पूरे हफ्ते में ये लोग कर सकें। कॉन्फ़िगर टर्मिनल, होस्ट नेम INTR इंटरनेट, इसके ऊपर 3 IP एड्रेसेस मौजूद हैं। गिग 0/0 IP एड्रेस, ये IP एड्रेस 200.101.254 200.101.254 इस ये सिस्को का राउटर है, दैट्स वाई ये मास्किंग जैसे होती है वैसे ही रहेगा। नो शट इंटरफेस को कर दिया गया है। सेकंड इंटरफेस जो है ये गिग 0/1 इंटरफेस, गिग 0/1 आई एम टेकिंग ओनली दिस इंटरफेस, ये वाला, और इसके ऊपर जो IP एड्रेस है वो इस रेंज का है। IP एड्रेस 200.102.254 255.255.255.0 नो शट। यहाँ से इस डिवाइस से अगर हमने जाना हो, एक मिनट पेन ले लूँ मैं, इंटरनेट क्लाउड पे अगर कोई रिक्वेस्ट आएगी तो यहाँ से तो रिक्वेस्ट आ जाएगी ब्रांच वाले से, क्या वो रिक्वेस्ट आगे जा पाएगी? अगर इफ वी आर सेंडिंग द रिक्वेस्ट, इसके पास डिफॉल्ट राउट है, इसके पास डिफॉल्ट राउट है, ये रिक्वेस्ट यहाँ पहुंचेगी, बट क्या यहाँ कंट्रोलर्स पे जा सकती है? नहीं, क्योंकि इसके पास इसकी यहाँ राउट नहीं है। जाने के लिए कोई राउट नहीं है। तो यहाँ से आप क्या करें कि एक स्टैटिक राउट डाल दें फॉर दिस NID के लिए। तो यहाँ से एक स्टैटिक राउट डाल दें इस डिवाइस के ऊपर, एग्जिट IP राउट 199.10.20, masking is 24-bit and next hop will be 200.101.101.1। ऐसा करने से मेरी रिक्वेस्ट इस इंटरनेट से, इस इंटरनेट राउटर से पिंग हो जाना चाहिए, 199.10.20.1 पिंग होना चाहिए। कोई इंटरफेस शायद शट है। शट क्या है? अभी आपके पास ये डिवाइस कॉन्फ़िगर नहीं हुई जिसका नाम P है। पी राउटर अभी कॉन्फ़िगर नहीं है। हाँ, हुआ है, कम टू द Switch। राउटर। एटलीस्ट एक कनेक्टिविटी ब्रांच की कंट्रोलर से कर दें, बाकी कमिंग सैटरडे में करेंगे। कमिंग सैटरडे में ही ये कॉन्फ़िगरेशन होने के बाद सर्टिफिकेट अप्लाई किए जाएंगे। संडे से फिर हम टेम्पलेट की तरफ मूव करेंगे। होस्ट नेम, इसका नाम हमने P डाल दिया। इसके ऊपर 2 इंटरफेस जो कि अभी रिक्वायर्ड है वो हम डाल देते हैं। गिग 0/2 IP एड्रेस इज 200.101.1, masking is 255.255.0, no shut, and second interface that is going towards the controller is gig 0/0 and IP address is 199.10.20.14, masking is 24-bit and no shut। अब हमारा इस इंटरनेट से पिंग हो जाना चाहिए कंट्रोलर। ये कंट्रोलर पिंग हो गया। .2 कंट्रोलर पिंग हो जाना चाहिए। 10.20.2 हो गया, ठीक है। आर रिक्वेस्ट में रह गया होगा .3। ये तीनों कंट्रोलर यहाँ से पिंग हो गए। लेकिन क्या यहाँ से कनेक्टिविटी हो जाएगी? अभी अगर आप ब्रांच दुबई से जाते हैं, वी हैव द डिफॉल्ट राउट, यहाँ से हमारी कनेक्टिविटी 200.101.254 तक तो है, इस वाले IP तक तो है। लेकिन क्या ये कनेक्टिविटी .1 पर है? यहाँ से रिप्लाई नहीं मिल रहा। क्यों? क्योंकि जो P राउटर है, क्या उसको ये मालूम है 104 की नेटवर्क, 105 की, 102 की? नो, इसके बारे में नहीं पता। और इसको फिर आगे इंटरनेट पे भी जाना है। तो यहाँ से व्हाट यू विल डू कि P राउटर से एक डिफॉल्ट राउट डाल दीजिए टूवर्ड्स द इंटरनेट की तरफ। IP route 0.0.0 0.0.0 and 200.101.254, enter WR।
अब इस जो दुबई था उससे हम देखते हैं कनेक्टिविटी इस वाले आईपी एड्रेस से कनेक्टिविटी आ चुकी है, तो क्या आई कैन रीच टू दी कंट्रोलर, क्या मैं कंट्रोलर पे जा सकता हूँ। 199.10.20.1 इस कंट्रोलर को मैंने पिंग कर लिया, दैट इज द वी मैनेजर एंड दैट इज द वी स्मार्ट और ये वी बॉन्ड। एक डिवाइस की मैंने कॉन्फ़िगरेशन आपको करके दिखा दी है। ऐसी ही पैरेलल कॉन्फ़िगरेशन हम इसमें करेंगे, यहाँ करेंगे, फिर बाकी डिवाइस की करेंगे। ये ऑलरेडी राइट है, यहाँ राइट करने की जरूरत नहीं है, जहाँ कमिट हो चुका है इंटरनेट क्लाउड। हमें आज से मिल जाएगा सर, हाँ जी, ये लैब मुझे आज से मिल जाएगा? हाँ आमिर सर 10 बजे फ्री होंगे अभी। आमिर सर को 10 बजे के बाद आप कॉल कर लीजिए और इसको कॉपी करवा लीजिए, ताकि पूरे हफ्ते में ये काम कर सकें एटलीस्ट जितना बताया गया है। कमिंग सैटरडे जी से जी, थोड़ी बढ़ी करेक्ट जाएगी। करेक्ट करेक्ट, उतना तो कम से कम करके बैठे। हाँ इतना जी जी सब। हेलो जी प्रेम, सर, ये जो आप वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं सर, इसको कैसे ले सकते हैं सर से? ये भी आमिर सर बता देंगे। ncpnuggets.com पे जाएंगे, वहाँ पे क्रेडेंशियल बनाएंगे, ये अपलोड हो जाएगी आज या कल, क्योंकि अभी 10 साढ़े 10 तक तो हम क्लास में ही है, तो या तो कल दिन में अपलोड होगी 10-11 बजे, नहीं या नहीं, वो मिलेगा तो रात में कर देंगे अपलोड। ठीक है सर। गोविंद राजू ओके सर, ये डाउनलोडेबल नहीं, नॉट डाउनलोड डाउन नहीं, डाउनलोडेबल नहीं है। आप वहाँ डाउनलोड नहीं होती? उससे करोगे करके, आप क्या करोगे। एक स्टूडेंट अगर 6 महीने में भी अगर नहीं पढ़ सकता है तो वो क्या नहीं करेगा उसको। हमने तो नहीं ये नहीं 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 सर, परमिशन दे वो रखी जस्ट हमने तो ये परमिशन दे रखी है कि इफ यू हैव कंप्लीटेड द कोर्स नहीं विद नहीं, तो फिर तो बेकार है, सही कह रहे हो। एनसीपी से, एक अगर आप एकेडमी में कुछ बच कोर्स जाता है तो अगर हम सेकंड क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं तो भी सफिशिएंट है। एनसीपी से अगर आप कोर्स कर चुके हैं और किसी टॉपिक में दोबारा कोई प्रॉब्लम आ रही है, चाहे 6 महीने के बाद या साल भर के बाद, ऐसा तो खराब नहीं पढ़ाया होगा कि सारा ही समझ में नहीं नहीं। नहीं सही ठीक है है सर। ना। नहीं, बिल्कुल सर। तो जो चीज़ समझ में नहीं आ रही है, मोस्ट वेलकम, आमिर सर को कॉल करें, क्योंकि जर्नली बैच। अच्छा सर, मैं कह रहा था अभी मैंने आमिर सर से बात करी थी, अगर नेक्स्ट 48 का कोई क्लास शुरू होता है तो मुझे बताइए। हाँ वो पता कर ठीक है लिया ठीक है। आमिर सर से, मेरा काम और केवल क्लास लेना है। जी जी सर, इस क्लास के बाद जब मेरी ये कंप्लीट हो जाएगी सर, SD1 वाली जी टेक्नोलॉजी, जी, तो उसके बाद मुझे ना सर पालो अल्टो की क्लास करनी है कोई आपसे। दिक्कत नहीं है। याद रहे, लैब का एक्सेस जो रहेगा आपका वो क्लास ड्यूरेशन पे ही रहेगा, लेकिन वीडियो का एक्सेस आपको 6 महीने तक एक्सटेंड हो जाएगा। ठीक है ओके सर। ओके सर, नो इश्यू। क्योंकि लैब के लिए मसला ये है कि बहुत सारे स्टूडेंट हैं, लैब के बिना किसी का काम नहीं हो सकता है, और लोड फिर सर्वर। हाँ हाँ, ये एसेंशियल है, लैब की विदाउट कोशिश वेब करने कीजिए का कि कोई लैब मतलब ही लैब नहीं पैरेलली करते रहिए। पूरा हफ्ता है आपके पास, है। जी 5 दिन आपको मिलते हैं, 2 दिन आपने पढ़ना होता है, और फिर भी अगर 2 महीने में लैब नहीं होती है तो 1 महीना और आमिर सर से एक्सटेंड करवा लीजिएगा। ठीक है ठीक है सर। सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू। ओके गोविंद सर, कोई थैंक यू। क्वेश्चन है? गोविंद, यू हैव एनी क्वेश्चन? No, sir. I don't have any question. I'll just ask Ami sir for the access, sir. ओके, थैंक यू। Thank you, sir. मोहसिन विवेक दोबारा ज्वाइन कर लें प्लीज।